ओके जी, ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि काइंडली सर रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दें, तो रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने ऑन कर दी है, आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था कि शेक्सपियर ने कहा कि दो तरह के लोग होते हैं। पहली टाइप उन लोगों की होती है जो कि गलतियां करते हैं और फिर सीखते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप उन लोगों की होती है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। और नो डाउट ये दोनों ही लोग अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं, लेकिन टाइम का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, वो इंसान जो कि गलती करता है, अब उसको पहले तो गलती करने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर उसको सीखने में टाइम लगेगा, इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो कामयाब हो जाता है। ठीक है, और दूसरा इंसान कौन होता है? जो उसको देख कर लर्न कर लेता है। ठीक है, जो उस बंदे का एक्सपीरियंस रहा होता है, जो उस बंदे का तजर्बा रहा होता है, 6 7 8 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, वो आपको चंद घंटों में, चंद मिनटों में समझा सकता है। ठीक है, तो वर्कशॉप जो होते हैं ना, उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि आप लोगों के साथ वो तमाम बातें, वो तमाम प्रॉब्लम्स जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट या एक नया बंदा जब वो इस फील्ड के अंदर आ रहा होता है, या वो एंटर होता है फ्रीलांसिंग की फील्ड में, तो वो जो फेस कर रहा होता है, उसके सामने एक्सपीरियंस बयान किया जाए, उसको बताया जाए कि इसका प्रॉपर रास्ता क्या है। ठीक है, आज के लेक्चर में, आज की इस वर्कशॉप में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि अमेज़न, आप लोग बेसिकली अमेज़न सीख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि शॉपिफ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो डिफरेंट जो स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? उसमें कामयाब होने में आपको कितना टाइम लगने वाला है और क्या कामयाबी मिलेगी? इस बात की कोई गारंटी है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नहीं मिलेगी। आई नो कि अभी सुनने में थोड़ा-सा आपको वियर्ड लग सकता है, थोड़ा-सा अजीब लग सकता है, बट ये हकीकत है। मैं आपको बिल्कुल वो बातें करूँगा जो कि रियलिस्टिक हैं। 90% जो स्टूडेंट है ना, 90% स्टूडेंट फ्रीलांसिंग के अंदर नाकाम है। पता है आपको? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड 1,24,000 इदारे हैं। मैं अगेन रिपीट कर दूँ, 1,24,000 इदारे हैं, अगेन रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड, जो कि अमेज़न का कोर्स करवाते हैं। और हर 2 महीने बाद उनका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा होता है। और उसमें एक एक बैच का अगर आप एवरेज 40 बंदा भी लगा लें, तो आप खुद ही इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिएगा, कितनी ह्यूज नंबर बनकर ये सामने आता है। कितने स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं? क्या सारे के सारे कामयाब हैं? क्या सारे के सारे अमेज़न से पैसा कमा रहे हैं? क्या सारे के सारे लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं? जिसके ख्वाब दिखाए जाते हैं, जिसके ख्वाब बताए जाते हैं, जिसकी उम्मीद दी जाती है, क्या सारे लोग ये काम कर रहे हैं? मतलब सारे कामयाब हो रहे हैं इस फील्ड के अंदर? इसका जवाब, एक क्लियर कट जो जवाब है वो है नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझ लें कि शायद ये फील्ड ही ख़राब है, या अमेज़न ख़राब है, या ईबे ख़राब है, शॉपिफ़ाई ख़राब है, वेबसाइट डेवलपमेंट ख़राब है, वेब डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, या फिर एसईओ करना ख़राब है, डिजिटल मार्केटिंग ख़राब है। ये चीज़ें ख़राब नहीं है। अगर कोई चीज़ कमी रह जाती है किसी चीज़ के अंदर, तो वो सिर्फ़ एक चीज़ के अंदर होती है, वो है स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और प्रॉपर डीप नॉलेज उस चीज़ का। ये 2 से 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कामयाबी में और आपकी नाकामी में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, क्या ऐसी प्लानिंग्स होनी चाहिए कि आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कामयाब होना है। ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि अमेज़न है, ठीक है? या फिर वो शॉपिफ़ाई है, या फिर वो ईबे है, कोई सा भी प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर अगर आप लोग एंटर हो गए हैं, तो क्या, पहली बात तो ये है कि क्या वो आपका एक राइट डिसीज़न था, या वो एक राइट डिसीज़न है? क्या आपको वो काम करना चाहिए? सेकंडली, ऐसी क्या स्किल्स होती हैं जो कि आपको साथ लाज़मी सीखनी चाहिए? ठीक है? ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो कि आपको पहले दिन से करनी ही करनी है? ठीक है, ये वो बातें हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके लिटरली शायद हज़ारों, लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं। बट आज के इस सेशन के अंदर हम वो तमाम चीज़ें रिवील करने वाले हैं। ठीक है, वो सब कुछ ही बताने वाले हैं जो कि आपकी कामयाबी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये वर्कशॉप जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप यहाँ पर आए हैं, आप 40 मिनट, 45 मिनट के लिए यहाँ पर बैठेंगे भी सही, सुनेंगे भी सही। मेरी कोशिश ये होगी, और मेरे साथ मैम निदा मौजूद हैं, एंड हमारी एक स्पेशल आप गेस्ट कह सकते हैं, वो हमारी स्टूडेंट भी हैं, और आप लोगों के लिए वो सीनियर भी हैं। आपके साथ इंट्रोडक्शन हम उनका करवाएंगे, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। उनको रिसेंटली एक क्लाइंट मिला है। ठीक है, और क्लाइंट किस तरह उन्होंने हंट किया,
किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी रही, वो तमाम चीज़ें। क्योंकि मैं इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी दफ़ा वीडियोज़ बना चुका हूँ, मैम निदा को आप सुनते हैं, वो काफ़ी दफ़ा इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुकी हैं। तो मेंटोर का बात करना अलग होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा अभी-अभी जिसको एक्सपीरियंस हुआ हो इस चीज़ का, ठीक है? क्योंकि वो भी अगेन वो स्टूडेंट भी रही हैं, तो उनको अभी ही क्लाइंट मिला है, तो वो शायद ज़्यादा बेटर वे में बता भी सकेंगी और शायद उनकी जो कहानी होगी, उनकी ज़बानी होगी, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इंस्पायरिंग भी होगी, ज़्यादा मोटिवेटिंग भी होगी। अच्छा, चैट बॉक्स जो मेरे सामने खुला हुआ है, तो मैं ये देख रहा हूँ कामरान कह रहे हैं कि सर वॉइस इशू आ रहा है, तो काइंडली मुझे बताइएगा कि वॉइस इशू सबके साथ है? क्योंकि अगर ये सबके साथ है तो फिर ये चीज़ थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। काइंडली मुझे बताइएगा कि बाकी सबको क्लियर है? ओके जी, मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि सबका तकरीबन यही कि सर क्लियर है। तो काइंडली कामरान आप देखिएगा कि आपके एंड पे शायद कोई इशू है। वही शुमाइला कह रही हैं कि पॉज़ आ रहा है। अच्छा, काइंडली मुझे बताइएगा कि आवाज़ जो है अगेन सबको क्लियर है? ओके जी, अभी सीन इस तरह है कि मैं चैट बॉक्स जो है वो उसको क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस तरह बीच में ब्रेक आता रहा तो ऑब्वियसली ये चीज़ फ़्लो जो है वो ख़राब होता है। और आई गेस जिनका थोड़ा बहुत इश्यू है तो शायद उनका इंटरनेट का होगा, ठीक है? अदरवाइज़ जो है 90% को मैं देख रहा हूँ कि उनका यही है, बल्कि 95% के क्लियर है आवाज़, ठीक है? तो फ़्लो ख़राब ना हो इसलिए मैं अब चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, और उसके बाद जब आप लोगों का टाइम आएगा तो फिर मैं इसको दोबारा ओपन कर लूँगा, ठीक है? लेकिन अगर वाक़ई ऐसा कोई इश्यू होगा तो वो मुझे टीम के लोग भी मौजूद हैं, वो मुझे खुद ही बता देंगे कि आवाज़ जो है वो कोई गड़बड़ हो रही है, तो मैं उसको चेक कर लूँगा अगर मेरे एंड के ऊपर हुई तो। ठीक हो गया जी? ओके जी, हम बात कर रहे थे कि वर्कशॉप है। अच्छा, मैं आपके सामने स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि क्या अमेज़न जो है वो अभी भी वर्थ रखता है? 2024 हमारा जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो क्या अमेज़न को सीखना चाहिए? अभी भी अमेज़न के ऊपर पोटेंशियल है, ठीक है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमेज़न के ऊपर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्लाइंट आपको नहीं मिलते हैं या प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रही होती हैं, तो क्या वाक़ई ये हकीकत है कि अमेज़न अपना पोटेंशियल खो चुका है? हम इसके ऊपर बात करेंगे, या आपको इसके ऊपर मज़ीद मेहनत करनी चाहिए अभी, ठीक है? स्टूडेंट जो है वो नाकाम क्यों है? ठीक है? ये वो स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि 100% वर्क करेंगी ही करेंगी। ठीक है? मतलब ये तमाम बातें मेरी कोशिश अगेन यही होगी, जो मेरी हमेशा होती भी है और अब भी यही होगी, कि अपना एक्सपीरियंस जो है मैं वो शेयर करूँ आपके साथ। कोई भी बात ऐसी कोई फिलॉसफिकल ना हो, ठीक है? हर बात वो हो जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है। ठीक है? अमेज़न पर अर्निंग के तरीके जो हैं बहुत दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ, वैसे बहुत दफ़ा मैं ऑलरेडी वीडियोज़ के ऊपर बना चुका हूँ, हर लेक्चर में ही मैं बता रहा होता हूँ। लेकिन जो अगेन जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टिकटॉक से आए हैं, बहुत सारे फेसबुक से हैं, बहुत सारे शॉपिफ़ाई के स्टूडेंट हैं, जो शायद मुझे तो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम सुन रहे होंगे, और शायद उनको ये चीज़ नहीं पता होगी, तो उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है उनके लिए समझना कि किस तरीके से वो कमा सकते हैं। और सिर्फ़ अमेज़न ही नहीं है इसके ऊपर, इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जिसके थ्रू आप लोग अर्न कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी फ़ील्ड से हैं, लेकिन अगर आप ये अपना लेंगे तो ये आप भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्किल्स भी होती हैं। इसको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है? शॉपिफ़ाई और ईबे को सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है? आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इन फ्यूचर भी आप करना चाहें, ना ही करना चाहें, लेकिन इसको सीखना फिर भी बहुत ज़रूरी होता है। वो क्यों बहुत ज़रूरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, क्या हमें ये तमाम स्किल्स जो हैं वो एक साथ सीखनी चाहिए? बड़ी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम 4-5 स्किल्स जो हैं वो एक साथ सीख लें? क्या ये मुमकिन हो सकता है? इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ-साथ हम ये बात करेंगे कि एक पीएल का हमारा जो एक प्रोग्राम है, जो कि हम 2024 में लॉन्च करने वाले हैं, और जो पीएल के स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब पीएल के तो क्या, वैसे तो सबके लिए ही ओपन होगा, ठीक है? कोई भी इसको जॉइन कर सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी होने वाली है, जिन लोगों ने पीएल को अच्छा खासा टाइम दिया है लाइक मी, ठीक है? हमने भी एक टाइम पर बड़ा अच्छा टाइम दिया था पीएल को, और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए जो है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लेकर आने वाले हैं। वो भी हम आज के वर्कशॉप में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप पीएल वालों के लिए ख़ास तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। उसके अलावा क्लाइंट हंटिंग, ये वो चीज़ है जिसके बगैर
हाँ, मतलब हम कुछ भी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप 16, 17, 18 साल पढ़ रहे हैं और डिग्री ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो अपनी वर्थ जो होती है उसकी वो वर्थ बाकी रहती नहीं है, ठीक है? फ़र्ज़ करें अगर आप जॉब हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल सेम चीज़ होती है कि फ्रीलांसिंग के अंदर आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, तो आपके पास पैसा नहीं आ सकता, ठीक है? क्योंकि अर्निंग के 2 ही तरीके हैं, या तो आप खुद कमाएँगे, मतलब आप खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है? अपनी इन्वेस्टमेंट। लेकिन ना तो मैं उस चीज़ के हक़ में हूँ, ना मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप बिल्कुल स्टार्ट में अपनी अर्निंग कर दो, मतलब अपने सॉरी इन्वेस्टमेंट कर दो। मेरे ख़्याल में वो चीज़ ठीक नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि हम जब इस फ़ील्ड के अंदर आ रहे होते हैं, तो हम एक ही सोच के साथ आते हैं कि हमने इस फ़ील्ड से कमाना है, ठीक है? और वो कमाना क्या होता है, वो क्लाइंट के थ्रू आप कमाते हो। तो क्लाइंट हंटिंग जो है ना, वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है? क्लाइंट हंटिंग का जो एक्सपीरियंस है, अगेन वो आप लोगों की जो सीनियर हैं, और वही आपके साथ शेयर करेंगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लाइंट हंटिंग में। इसके अलावा एक्यू वर्क्स को जॉइन करने का तरीका क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आ रहा होता है कि एक्यू वर्क्स को हमने जॉइन करना है, हम टीम में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या हम हो सकते हैं? तो यस, बिल्कुल हो सकते हैं, और आपको जॉब भी मिल सकती है प्रॉपर, और वैसे भी आप एज़ अ पार्टनर भी आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। वो क्या क्राइटेरिया होगा, उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे कि आप एक्यू वर्क्स को किस तरीके से जॉइन कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि मैं काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए उसको रिपीट करना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मुख्तसर पुरअसर इस फ़िक्र को फ़ॉलो करते हुए बात को मुख्तसर भी रखूँ, और आप लोगों के लिए वो पुरअसर भी साबित हो। ठीक हो गया जी। सो हम अगर बात करें कि क्या अमेज़न जो है वो अभी भी वर्थ रखता है? क्या अमेज़न को सीखना चाहिए? क्या अमेज़न के ऊपर टाइम लगाना चाहिए? तो इसका क्लियर कट जवाब है यस। ठीक है? मार्केट में ना सैचुरेशन कभी भी नहीं होती। व्हाट इज़ सैचुरेशन? ठीक है? सैचुरेशन, अच्छा मैं इसका मतलब भी बता ही देता हूँ। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि एक फ़ील्ड है, ठीक है? और उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें हम क्या कहते हैं कि यार इसके अंदर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केट है, वहाँ पर कपड़े की दुकान है, ठीक है? और उसको देखकर वहाँ पर 50 कपड़े की दुकानें और खुल जाती हैं, उसके बाद 100 और खुल जाती हैं, 1000 और खुल जाती हैं। तो अब आप क्या कहते हैं कि ये सैचुरेशन हो गई है। अब अगर मैं जाऊँगा और मैं दुकान बनाऊँगा, तो शायद मेरा कोई काम चलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी दुकानें हैं, ऑलरेडी लोग भरे हुए हैं, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन। सो क्या ये अमेज़न के ऊपर चीज़ अप्लाई होती है? तो इसका जवाब है नहीं अप्लाई होती। ये क्यों अप्लाई नहीं होती? क्योंकि अमेज़न जो है, उसकी जो पॉलिसी है वो यही है कि जो बेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। और अमेज़न के अगर आपने आपने डिस्कस किया है, मतलब अगर आप लेक्चर अटेंड किए हैं और आप लोग को पता है, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है, कि अमेज़न हर न्यू सेलर को भी सेल्स देता है। बाय बॉक्स जो है वो सबके पास रोटेट होता है, सबके पास सेल्स जाती है। ठीक है? सेकंडली, प्रोडक्ट कैटेगरीज़ इतनी सारी हैं अमेज़न के ऊपर, इतनी सारी हैं कि हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कभी ख़त्म हो जाएँगी। ठीक है? और जनरल वे में अगर मैं बात करूँ, तो कभी भी बिज़नेस जो है ना वो किसी भी चीज़ का ख़त्म हो ही नहीं सकता। अब अगर मैं आपको इसकी एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल दूँ, जो कि आप लोग रियल लाइफ़ में, मतलब आप अगर इसको जज करना चाहें इस चीज़ को, एक मार्केट में आप जाते हैं, एक एक प्लाज़ा में आप जाते हैं, ठीक है? जैसे मोबाइल का प्लाज़ा होता है, वहाँ पर सारे मोबाइल वाले बैठे होते हैं। क्या उन सबका कारोबार नहीं चल रहा होता? मतलब ये तो हम जस्ट बड़ी एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। वो चल रहा होता है ना उनका कारोबार। सारे के सारे लाके एक ही काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग का काम भी कर रहे होते हैं, वही मोबाइल सेल कर रहे हैं, वही आईफ़ोन कर रहे होंगे, सैमसंग होगा, वही ओप्पो, वीवो उनके पास होंगे, वही मॉडल्स होंगे, सबकी दुकानें छोटी-छोटी बनाकर सारे बैठे हुए होते हैं। लेकिन बैठे हुए ना, और वो लाखों रुपए का किराया दे रहे होते हैं। उनका किराया लाख रुपए होता है। मतलब अब ज़ाहिर है अगर वो लोग कमा रहे हैं तो वहाँ पर दे रहे हैं, तो क्या सैचुरेशन हो गई? नहीं हुई। ठीक है? ये तो एक सिंपल एक छोटी-सी मार्केट है। अमेज़न तो वो मार्केट है जहाँ पर 350 मिलियन प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। 350 मिलियन प्रोडक्ट्स, मतलब 35 करोड़ प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर सेल हो रही हैं। ठीक है? 90 लाख से ज़्यादा अमेज़न के ऊपर एक्टिव सेलर्स हैं, जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट, एक इतना बड़ा प्लाज़ा अगर मौजूद हो, आपको लगता है कि वहाँ पर सैचुरेशन होगी? या वहाँ पर आप नहीं कामयाब हो पाएँगे? सेकंडली, ये तो वो बातें थीं जो कि मैं चाह रहा था कि आप इसको रिलेट कर सकें। फिर कुछ अपना एक्सपीरियंस भी होता है। ठीक है? ज़ाहिर है कि हमारे पास अकाउंट्स हैं, हम हैंडल कर रहे हैं, हम चला रहे हैं अकाउंट्स को, प्रोडक्ट निकल रही होती है। ठीक है? सिर्फ़ आपको टेक्नीक्स आने चाहिए, सिर्फ़ आपको हंटिंग आनी चाहिए, ठीक है? टीम आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें कामयाब हैं। सो येस, इसका अगर मैं जवाब दूँ इन द एंड, तो वो यही है कि अमेज़न वर्थ रखता है और हमेशा रखेगा। ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है? ये लाइफ़ टाइम चलने वाले होते हैं। हम रहें ना रहें, इनको इनको बनाने वाले रहें ना रहें, ये चलते रहेंगे।
जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, पेप्सी है या कोका कोला है, अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो ये 1886 में आई आई गेस या 1864 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इस टाइम में ये स्टार्ट हुई थी कोका कोला, अगर आप हिस्ट्री चेक करें इसकी, ठीक है। अब आप देखें कि 100 साल से ज़्यादा हो गया, बल्कि शायद 150 साल हो गए, लेकिन वो चल रही है अभी तक। क्या वो ख़त्म हो गया पेप्सी अब कोका कोला? और आइंदा भी चलेगा, ये नहीं ख़त्म होने वाला है, चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये जो बड़ी कंपनीज होती है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली होती। इनको बनाने वाले मर कब जाते हैं, नहीं रहते ज़िंदा, लेकिन ये आगे चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। जैसे अब हम अगर एग्जांपल लें यहाँ पर, आखिरी एग्जांपल, उसके बाद अगला टॉपिक हम टच करेंगे। आईफ़ोन है, ठीक है। आईफ़ोन बनाया था बिल गेट्स ने एंड स्टीव जॉब्स ने। अब स्टीव जॉब्स जो है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, और बिल गेट्स जो है वो फ़िलहाल तो है, लेकिन काफ़ी एज हो गई है, और अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि चले ही जाना सबने। सो पॉइंट ये है कि उसके बाद क्या आईफ़ोन ख़त्म हो जाएगा? अगर बिल गेट्स पे ना रहा तो क्या आईफ़ोन कंपनी बंद हो जाएगी? डेफ़िनेटली नहीं होगी, चलती रहेगी वो। डे बाय डे बल्कि आप देख रहे हैं वो ग्रो ही कर रही है, डिमांड ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है। सो पॉइंट ये है, अभी भी वो नंबर 1 पर है, आईफ़ोन जो है, एप्पल जो है वो नंबर 1 पर है, अपनी सेलिंग की अगर हम उसकी बात करें। सो ये कंपनीज़ ख़त्म नहीं होती, अमेज़न नहीं ख़त्म होगा, वॉलमार्ट है, अमेज़न है, ठीक है, और इसी तरह सैम्स क्लब है, मतलब ये चीज़ें जो होते हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म जो होते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो चाहे शॉपिफ़ाई क्यों ना हो या फिर वो ईबे ही क्यों ना हो। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्टूडेंट जो हैं वो नाकाम क्यों हैं? स्टूडेंट जो हैं वो क्यों नाकाम हैं? तो सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है, और जिसमें एक स्टूडेंट जो है उसका शायद इतना कोई कमाल होता भी नहीं है, सॉरी, उसका इतना कोई कसूर नहीं होता, ठीक है, वो ये है कि उनको प्रॉपर ना स्ट्रेटजी नहीं पता होती, प्रॉपर प्लानिंग नहीं आती होती, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा एक रियल एग्जांपल के थ्रू, मतलब आप लोगों ने इमेजिन करना है, ठीक है, कि मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक हो गया, और आप लोग जो है ना, आपने 2 महीने का कोर्स किया है किसी भी फ़ील्ड का, चाहे वो आपने ईबे का किया है, चाहे वो आपने शॉपिफ़ाई का किया है, चाहे वो आपने अमेज़न का किया है, चाहे आप एक वेब डेवलपर हैं, ठीक है, कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे चलें अमेज़न और शॉपिफ़ाई की ही बात कर लेंगे कि आप लोगों ने कोर्स कर लिया, ठीक है, अभी आप अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, कोई भी आपके साथ नहीं है, और मैं क्लाइंट हूँ, और मैं अपनी 10 लाख की या 15 लाख की या 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, और मैं आपको अप्रोच करता हूँ या आप मुझे अप्रोच करते हैं, और आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं 2 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं बड़ा मेहनती हूँ, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, और मैं बड़े दिल से आपका काम करूँगा, ठीक है, बहुत मेहनत करूँगा, और मैं वैसे भी ओवरऑल बड़ा अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि इस तरीके से आप मुझे कन्विंस कर सकेंगे, या मैं आपको अपने 10-20 लाख की इन्वेस्टमेंट दे दूंगा इस तरीके से? और फिर आप ये सोचें कि क्या ये वाली बातें बाकी सब नहीं करेंगे? आप एक पोस्ट लगाएं फेसबुक पर जाकर कि मुझे वीए चाहिए, 300-400 बंदा आ जाएगा आपके इनबॉक्स में, ठीक है। तो क्या आपको लगता है वो सारे कोई डिफरेंट बात कर रहे होते हैं, वो भी यही बात कर रहे होंगे? वो सब भी यही कहते हैं ईमानदार, और नो डाउट होते भी हैं कोई, लेकिन कौन देखता है ईमानदारी को? क्या आपको लगता है कि एक बंदा, चलो अब आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करें, कि आप एक क्लाइंट हैं, फ़र्ज़ कर लें किसी के लिए आप एक क्लाइंट हैं, ठीक है, आप 10 लाख की या 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और आप किसी वीए को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और एक बंदा आपके सामने आकर इस तरह की बातें करता है कि जी मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सबसे पहले बात आपके माइंड में क्या है कि आप कहेंगे ठीक है यार, अगर आप इतना ही बोल रहे हो कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है और फलाना फलाना, तो दिखाओ ना कहाँ पर वो एक्सपीरियंस। मतलब तुम 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हो, तुम इस फील्ड के अंदर बैठे हो, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या तुम्हारी कोई टीम है? आप कहोगे नहीं। कोई पोर्टफोलियो है आप लोगों का? कहाँ है वो पोर्टफोलियो? मतलब कुछ नज़र आ रहा होता है ना, एक बंदे ने काम कर रखा होता है, उसके बोलने का अंदाज से पता लग रहा होता है, ठीक है। फिर वो आपसे 3-4 सवाल कर लेगा डीप, कि मुझे आप प्रॉफिट दोगे, किस तरह दोगे, कहाँ से प्रॉफिट आएगा, किस तरह निकालोगे, नुकसान हो गया तो क्या करोगे, अकाउंट्स कहाँ हैं आपके पास? आप कह रहे हो कि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल से काम कर रहा हूँ, 1 साल से काम कर रहा हूँ, टीम कहाँ है आपकी? तो क्या इन सवालों के जवाब आपके पास होंगे? नहीं होंगे। और जब ये नहीं होगा तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। यही वजह होती है, ये वो सबसे बड़ी वजह है जो, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो नाकाम रहते हैं, सबसे बड़ी वजह ये होती है। होता क्या है कि स्लाइड्स पढ़ाई जाती हैं, स्लाइड्स का रट्टा लगवाया जाता है, ना तो ग्रूमिंग के ऊपर तवज्जो दी जाती है कि स्टूडेंट ने ग्रूम किस तरह करना है, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किस तरीके से करना है, क्लाइंट को कन्विंस किस तरीके से करना है, अपनी टीम किस तरीके से बनानी है, अपनी सोशल प्रेजेंस किस तरीके से मेंटेन रखनी है, उसको अप करना है, उनके ऊपर कोई फोकस होता ही नहीं है, वो कोई बताता ही नहीं है, ठीक है। तो कोई क्यों आपको हायर करना चाहेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख एक बंदा आपके ऊपर क्यों लगाना चाहेगा? देखिए होलसेल जो है उसमें भी कम से कम तो 5 से 7 लाख की इन्वेस्टमेंट लाजमी चाहिए होती है। 5-7 लाख एक अमाउंट तो है ना।
ठीक है? तो ये सबसे बड़ी वजह है कि स्टूडेंट जो है वो नाकाम है। वो अकेला बेचारा जब निकलता है और वो 6-7 महीने के धक्के खाता है, उसके बाद उसको समझ में आता है कि यार अकेला शायद मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। ठीक है? और फिर वो क्या करता है, टीम बिल्डिंग की तरफ आता है। अगेन इस बात को समझने के लिए आप ये समझें, आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। मैंने कहा है ना कि 2 तरह के लोग कामयाब हैं। मैंने स्टार्ट में बात की है कि 2 तरह के लोग कामयाब हैं। एक वो जो कि गलतियाँ करके सीखते हैं। दूसरा कौन होता है जो दूसरों की गलतियों से दूसरों से सीख लेते हैं। तो आप इन चीज़ों को सीखना शुरू करें। ठीक है? ऑब्ज़र्व करना शुरू करें कि जो लोग कामयाब हैं वो क्यों कामयाब हैं? जस्ट उनको देखें वो क्यों कामयाब हैं। उन सब की ना आप एक चीज़ जो आप कॉमन सब में ऑब्ज़र्व करेंगे कि सबकी टीम होगी। कोई भी बंदा अकेला काम नहीं कर रहा होगा। कभी इस चीज़ के ऊपर आप गौर करें कि कोई भी बंदा ना अकेला काम नहीं कर रहा होगा, सबकी टीम होगी। ठीक है? सबके पास मल्टीपल स्किल्स होंगी। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है। ठीक है? मतलब ये नहीं हो सकता पॉसिबल कि वो बंदा सिर्फ़ अमेज़न ही कर रहा होगा। आप देखेंगे कि उसके पास शॉपिफ़ाई के अकाउंट भी होंगे, उसके पास ईबे के अकाउंट भी होंगे। ठीक है? वो बंदा वेब डेवलपमेंट भी करता होगा, वो बंदा एसईओ भी कर रहा होगा। ठीक है? वो बंदा ब्लॉगिंग भी कर रहा होगा। उसके पास और लोग भी मौजूद होंगे। आप देखेंगे ये चीज़ें। क्यों है उनके पास? कहाँ से किस तरह वो टाइम निकालते हैं सब कुछ सीखने के लिए? ठीक है, अभी मैं आपको ये चीज़ समझाऊँगा। अगेन अभी मैं अपनी तरफ इसलिए नहीं आ रहा, मैं अपने बारे में इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि एक तो काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ वो चीज़ें, और लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आपको टच देता रहूँ चीज़ों के बारे में। ठीक है? ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट होती है, मैं आपको समझाता हूँ अभी कि क्यों ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। हमारा अगला टॉपिक यही है हमारा, ठीक है? तो ये वो सीक्रेट है। कामयाबी का जो सीक्रेट है ना वो यही है। और ये वो चीज़ है जो आपको महीनों बाद कहीं जाकर समझ में आती है कि यार मेरे से गलती हो क्या रही थी, कि मेरे पास प्रूफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लाइंट आता है, आप एकदम नर्वस हो जाएँगे। कोई आपकी स्पॉट पे ही नहीं है, कोई आपके बैक पर ही नहीं है। जिनसे आप सीखते हैं वो 2 महीने की फ़ीस तो वो बड़े आराम से ले लेते हैं आपसे। उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है आपको। ऐसा होता है ना, कोई नहीं पूछता उसके बाद। कोई मेंटर साथ नहीं होता, कोई सीनियर साथ नहीं होता, अकेले ही लड़ना पड़ता है सबसे। ना आपके पास अकाउंट दिखाने के लिए, ना आपके पास कोई टीम मेंबर्स होते हैं, कुछ भी नहीं है। तो कोई क्यों आएगा आपके पास? समझ रहे हैं? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पोर्टफोलियो होना चाहिए आपके पास, और दूसरा क्या है, आपके पास टीम होनी चाहिए। ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है? एंड आई नो कि अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो ये आ रहे होंगे कि हम टीम किस तरीके से बनाएँ, ठीक है? किस तरीके से हमें बनानी चाहिए, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो जब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो नोट हो रहे हैं, तो इन द एंड जब आप लोगों को मैं लाइव लूँगा, ठीक है? हम एक सेशन रखेंगे अभी जिसमें आप लोगों को लाइव लिया जाएगा, आप लोग अपने क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं जितने भी लोग अभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आई नो मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि जल्दी इसको क्लोज़ कर दूँ, उसके बाद मैम निदा हैं एंड बाकी जो हमारे गेस्ट इनवाइटेड हैं, वो भी आपके साथ बात करेंगी, ठीक है? वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी। सो आपके ये जितने भी सवालात हैं, उन सबका जवाब आपको प्रॉपर मिलेगा, और मैं इन द एंड ये बताऊँगा कि टीम वगैरह बनाई किस तरीके से जाती है। अच्छा जी, हम बात करते हैं अर्निंग की, कि अमेज़न के ऊपर अर्निंग जो है वो किस तरीके से पॉसिबल है। अमेज़न है या बाकी चीज़ें हैं। अच्छा देखें, अमेज़न के ऊपर ना, अमेज़न है या वो शॉपिफ़ाई है या फिर वो ईबे है, ठीक है? टिकटॉक शॉप है, और ये जो स्किल्स हैं ना, इसमें कमाने के ना 3 तरीके होते हैं, ठीक है? सबसे पहला तरीका ये होता है, क्लाइंट के अलावा बात कर रहा हूँ। मतलब अभी आप समझ लें कि क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहा, या अभी आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, अभी आपको टाइम लग रहा है, तो साथ-साथ आप किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है? आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। एक प्रोडक्ट की जो कम से कम डिमांड है वो $80 होती है। अब आप इसको, आजकल मेरे ख़्याल में 283 का हुआ है डॉलर, आप 283 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट बनती है, ठीक है? अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, 20 हज़ार तक बात चली जाएगी आपकी, ठीक है? मतलब 20,000 तक की आपकी एक जो प्रोडक्ट होती है वो सेल होती है, अगर वो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से, और अगर वो ब्रांड की है, अगर उसका ब्रांड अप्रूवल आपके पास है, तब तो वो $250 की सेल होती है, $250 की, मतलब तकरीबन 70 से 72 हज़ार रुपए की आपकी एक प्रोडक्ट सेल होती है। अब हो सकता है कि जो न्यू लोग हैं यहाँ पर उनको ये सुनकर हैरत हो कि क्या वाक़ई, तो यस, ऐसा ही होता है। मेरे बहुत सारे कॉलीग्स हैं, हम भी शुरू में काम करते थे, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके जब अपना अकाउंट आ गया और काफ़ी ज़्यादा आ गए, तो हमने अब सेल करना छोड़ दी प्रोडक्ट, लेकिन शुरू में मैंने भी ये काम किया, टीम ने भी, हमने अब भी मेरे बहुत सारे कॉलीग्स हैं, जो सिर्फ़ इसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे, वो इन्वेंटरी सेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है? और वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये अर्निंग का एक बेस्ट तरीका होता है। जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं है, आप ये काम कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट ढूँढें अपनी, उसको लगाएँ फेसबुक के ऊपर कि जी ये मेरे पास प्रोडक्ट मौजूद है, ये स्टेट है, ठीक है? आप चेक कर लें, प्रॉफ़िट आ रहा है, ये मेरी डिमांड है, और लोग आएँगे आपसे बाय करने के लिए। ठीक है? आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका होता है, दूसरा इम्पोर्टेंट है, वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। अमेज़न होलसेल के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट ये एक ऐसी चीज़ है, ये वो स्किल है जो मेरी मोस्ट फ़ेवरेट भी है।
ठीक है? और मोस्ट फेवरेट मेरी इसलिए है क्योंकि इसने मुझे मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया है। ठीक है? वो स्किल है जिससे मैंने अच्छा खासा अर्न किया है। ठीक है? और मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे कभी पता नहीं था, मतलब पर्सनली मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी और ये इतनी बेनिफिशियल होगी। मैंने सीखा इसीलिए था क्योंकि ये आज से 2-3 साल पहले ही मैंने सीखी थी। जब मैंने अमेज़न होलसेल स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि जी ये वेबसाइट बनानी पड़ती है। अब हमारे पास क्लाइंट आते थे तो पहले तो हमें किसी और से बनवा कर देनी पड़ती थी। ठीक है? अब वो जो लोग थे वो पैसे अच्छा खासा चार्ज कर देता है हमारे से। कोई बना रहा $200 की बना रहा था, कोई $250 की बनाकर दे रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा वो पैसे वगैरह चार्ज करते थे। तो फिर हमने ये सोचा कि यार क्यों ना हम इसके ऊपर काम करते हैं, हम इस स्किल को सीखते हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट को। और हमारे पास जो इतने सारे क्लाइंट आ रहे हैं तो फिर हम खुद ही बनाकर दे दिया करेंगे उनको, हमें किसी और को देने पड़ते हैं, ठीक है। तो बस इसीलिए सीखी और हमें पता नहीं था, हमें पता था कि ये अलग से ये कितनी बड़ी डोमेन है, अलग से ये कितनी बड़ी स्किल है, उसका आइडिया नहीं था। बस इतना ज़हन में था कि क्लाइंट तो आते ही हैं हमारे पास, चलो उनको हम खुद ही बना देंगे, ठीक है। तो वो हमने सीखा और आज से तकरीबन 3 साल पहले, और जो मेरे मेंटोर थे कमाल इंसान थे वो, ठीक है। मतलब मैंने अपने पैसे ज़ाया किए थे ये अमेज़न का कोर्स करने में, ठीक है, पीएल में। ज़ाया इस सेंस में किए थे कि सिखाया कुछ नहीं गया था, लेकिन वो वाले मेंटोर थे जिन्होंने मेरे से तकरीबन उस टाइम पर जो मैंने उनको फ़ीस पे की थी वो 65,000 थी, ठीक है? और लेकिन वो कहते हैं ना कि एक चीज़ आपको वसूल हो जाता है पैसा, तो पैसा वसूल हो गया था इस सेंस में कि उन्होंने जिस लेवल की सिखाई हमें बनाना और जिस लेवल का उन्होंने नॉलेज दिया, वेब डेवलपमेंट सिखाई थी, दैट्स जस्ट ऑसम। अब वाले हालात हैं हमारे कि हम आधे घंटे के अंदर कोई भी किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? सो बताने का पर्पज़ ये है कि ये वो वाली स्किल है जो आपके लिए बेनिफिशियल भी होती है। और इसको आप किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, देखें अमेज़न का जो क्लाइंट आपके पास आएगा वो तो आपको 100% बनाकर देगा, ठीक है? और आपके पास मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर आ रहा है क्लाइंट अमेज़न का, ठीक है? तो उसको तो आपने ला वो तो मतलब अमेज़न होलसेल में ना गुज़ारा है ही नहीं, वेबसाइट के बगैर गुज़ारा है नहीं, वो तो आपको चाहिए चाहिए। अच्छा शॉपिफ़ाई भी है, क्योंकि अब जिन लोगों को थोड़ा बहुत अगर वेब का आइडिया है, तो उनको पता होगा ये बेसिकली सीएमएस होता है। ठीक है? मतलब जैसे ये हमारे पास हो गया वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफ़ाई हो गया, ड्यूप्लेक्स हो गया, ठीक है? ये सारे क्या होते हैं सीएमएस होते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में इसलिए करूँगा कि क्योंकि थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ आ जाती है, ठीक है? तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, जिन लोगों को नहीं पता वो थोड़ा-सा और उनका माइंड थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये टर्म्स बेसिकली ये बेसिकली सीएमएस होते हैं और अगर आपको किसी एक के ऊपर भी ग्रिप है, तो वो फिर सबके ऊपर आपको आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि सब आप हर तरह की फिर स्टोर आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है? लेकिन मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ वो वर्डप्रेस को इसलिए करता हूँ क्योंकि वो एक हायर लेवल पे बात चली जाती है। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ कि जितनी भी वेबसाइट हैं इस वक़्त दुनिया में, उसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर है, वो वर्डप्रेस का ही है, ठीक है? वर्डप्रेस की जो होती है वो टॉप पर चली जाती है। उसके अंदर वूकॉमर्स भी आ जाता है, ठीक है? और उसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि हम एलिमेंटर को भी टच कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। सो वेबसाइट डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप शॉपिफ़ाई कर रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं, अमेज़न कर रहे हैं, तो ये आपको दोनों जगह बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है? तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि ये लाज़मी सीखें। अच्छा साथ-साथ एक और जो स्किल है, वैसे बात में अगेन बहुत दफ़ा मैं थोड़ी-सी स्पीड के साथ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जिन लोगों के लिए जिन लोगों ने बहुत दफ़ा शायद सुन रखी है मेरे मुँह से ही, वो बोर ना हों और नए लोगों के कान में बात पड़ जाए, ताकि उनके लिए भी आसानी हो या बाद में वो उस चीज़ को मज़ीद रिसर्च करके जो है वो सीख सकें। सो एक और चीज़ है वो है एलएलसी क्रिएशन, ठीक है? कंपनी बनाना। एलएलसी क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है बेसिकली, जो कि आप बनाते हैं यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर, ठीक है? और बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हों, ठीक है? सारा काम आपने लीगल करवाना होता है वहाँ से, थोड़ी बहुत चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए, रजिस्टर करवानी पड़ती है आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? मेरा क्लाइंट है, यूएसए में है वो, और उस बंदे ने अपनी एलएलसी खुद बनाई थी। और 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड होता है और बाकी उनके पास एड्रेस वगैरह सब कुछ तो होता ही है। तो लेकिन बहरहाल ये है कि उसने खुद ही बना ली थी। ठीक है, उसको बताया मैंने था कि इस वेबसाइट को बजाय क्लिक कर दो, क्योंकि मैं थोड़ा-सा काम कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर पहले से, तो उसको बताते उसने उसके बाद तो सारा कुछ उसने खुद ही कर लिया था। तो वो खुद भी बड़ा शार्प बंदा था। ठीक है, मतलब पॉइंट ये है कि कोई हेवी काम नहीं होता, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए इसलिए इतना मुश्किल है। उनको लगता है क्योंकि ज़ाहिर है कि एक तो नॉलेज नहीं होता, दूसरा ये कि फिर एलएलसी का नाम सुनकर उनको लगता है कि पता नहीं क्या कोई इतनी बड़ी चीज़ आ गई, कंपनी बनानी है हमने, कुछ भी नहीं होता, आपने सिर्फ़ रजिस्टर करना होता है अपना आप को, ठीक है? मतलब इतना भी ये भी नहीं कि बहुत ही आसान है, कोई हलवा चीज़ है, वाला सीन भी नहीं है। थोड़ी बहुत आपके ताल्लुकात होने चाहिए, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आपको सीखनी पड़ती हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि आप सीख सकते हैं, कोई इस तरह की स्किल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा स्किल बहुत सारी हैं। मेरे जो सर्कल है उसके अंदर वो वाले लोग भी हैं जो एसईओ कर रहे हैं, उसमें भी वो कामयाब हैं, कॉपीराइटिंग कर रहे हैं, उसमें भी कामयाब हैं। लेकिन मैं इन स्किल को सीखने का मशवरा इसलिए देता हूँ क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जो कि आपके लिए एड अप होंगी।
मतलब आपके स्किल सेट के अंदर एडअप होंगे। आप अमेज़न कर रहे हैं, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, आपको एलएलसी क्रिएशन आती है, ठीक है? ज़ाहिर है कि आपके लिए डबल फ़ायदा है। आपका क्लाइंट आएगा, सारे का सारा पैसा आपके पास आएगा, ठीक है? क्योंकि आपको सारी स्किल आती हैं। अच्छा, एक और चीज़, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ना आपका अमेज़न से कोई ताल्लुक है, ठीक है? ना आपका शॉपिफ़ाई के साथ कोई ताल्लुक है, ये चीज़ आपको नहीं आती, लेकिन आपको एलएलसी बनानी आती है। क्योंकि एलएलसी का ताल्लुक ना, हमारे यहाँ पर एक बड़ी मिसकंसेप्शन पता है क्या है? जो अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या गलती कर जाते हैं। उनको ये लगता है कि शायद अमेज़न के लिए ही एलएलसी बनाई जाती है, या अमेज़न का ताल्लुक एलएलसी के साथ है, या शॉपिफ़ाई का ताल्लुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलएलसी जो है, कंपनी बनाना जो है, वो अपनी एक अलग एक स्किल है, उसकी अपनी एक हैसियत है। समझ रहे हैं ना? मतलब उसका ताल्लुक अमेज़न से नहीं है। तो वो अगर आपको अमेज़न नहीं भी आता, तब भी अगर आपको एलएलसी बनानी आती है, ठीक है? तो वो बिल्कुल, मतलब आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मैं अगर आपको यहाँ पर एक और सिंपल एग्ज़ाम्पल से इस चीज़ को समझाऊँ, जैसे एक गाड़ी है, ठीक है? एक मैकेनिक होता है। अब अगर उस मैकेनिक को ड्राइविंग नहीं आती, ठीक है? लेकिन वो गाड़ी सेट करना जानता है, तो अब गाड़ी को ठीक करना, उसके इंजन को समझना, उसके टायरों को बनाना, उनको लगाना, ये एक अलग स्किल है, ड्राइविंग एक अलग स्किल है, ठीक है? अब एक बंदे को अगर ड्राइविंग नहीं आती, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस बंदे को बाकी काम भी नहीं आते होंगे, या इसको इंजन खोल के फिट करना भी नहीं आता होगा, या ये भी नहीं कर पाएगा। वो एक अलग स्किल होती है। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है। अमेज़न जो है वो एक अलग स्किल है, एलएलसी क्रिएट करना ये एक अलग स्किल है। हाँ, अगर आपको अमेज़न भी आता है, तो ये है कि आपका क्लाइंट आपके पास ज़्यादा आएँगे, ठीक है? और आप उनको कन्विंस आसानी के साथ कर सकते हैं, आप उनको अच्छी तरह समझा सकते हैं, ठीक है? तो ये वो वाली स्किल है कि आप अमेज़न से ताल्लुक़ रखते हैं, नहीं रखते हैं, लेकिन ये आपको बेनिफिशियल, आपको आपके लिए होंगी और आपको बेनिफिट इनसे मिलेगा, ठीक है? तो ये 2 स्किल के ऊपर आपने लाज़मी फ़ोकस करना है, वेब डेवलपमेंट के ऊपर लाज़मी फ़ोकस करें, और एलएलसी क्रिएशन के ऊपर लाज़मी फ़ोकस करना है। चलिए, इसके साथ हम आते हैं कि शॉपिफ़ाई और ईबे जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? उसको क्यों करना चाहिए? देखिए, शॉपिफ़ाई और ईबे का मशवरा मैं इसलिए देता हूँ, जैसे होलसेल है, ठीक है? ये लास्ट टाइम भी मैंने से इसके ऊपर अभी रिसेंटली ही एक वीडियो बनाकर डाली थी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास ना नॉलेज होता है एक चीज़ का, ठीक है? और 90-80% हमारे पास नॉलेज होता है, लेकिन क्योंकि वो चीज़ हमने प्रॉपर हमें समझाई नहीं गई होती, या हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने इसका कोर्स नहीं किया हुआ प्रॉपर, तो शायद हमें चीज़ आती नहीं है, ठीक है? हालाँकि वो हमें आती होती है, ठीक है? तो सेम चीज़ यहाँ पर है। इसको एग्ज़ेम्पलीफाई अगर मैं करूँ, तो वो इस तरह है कि होलसेल और आर्बिट्राज है, ठीक है? अब कहने को नाम बिल्कुल अलग-अलग है, होलसेल ज़ाहिर है कि एक अलग नाम है, आर्बिट्राज एक अलग नाम है, लेकिन ये स्किल जो है तकरीबन सिमिलर है, ठीक है? जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने होलसेल और आर्बिट्राज किया, उनको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सोर्सिंग का तरीका डिफरेंट होता है, बाकी हर चीज़ डिफरेंट है। और सॉरी, हर चीज़ जो है वो सेम होती है, क्राइटेरिया भी सेम होता है हंटिंग का, ठीक है? हंटिंग क्राइटेरिया, प्रोडक्ट एनालाइज़ करना है, टूल्स वगैरह जो यूज़ होते हैं वो भी सेम होते हैं, ठीक है? आर्बिट्राज के अंदर भी आप वही टूल यूज़ कर सकते हैं, और जो हंटिंग हमारे जो टेक्निक्स होती हैं, सेलर स्नाइपिंग हो गया, वो भी सेम ही होती हैं, ठीक है? इसके अलावा शिपिंग प्लान जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ता है, प्रेप सेंटर्स वगैरह, मतलब सब कुछ सेम है। सिर्फ़ एक स्किल, एक चीज़ जो उसमें डिफरेंट होती है, वो क्या है? सोर्सिंग, ठीक है? अब आप ये सोचें कि अगर एक बंदा है और वो बड़ा एक्सपर्ट है होलसेल के अंदर, ठीक है? उसको प्रोडक्ट हंटिंग भी आती है, उसको सारी टेक्निक्स भी आती हैं, उसको शिपिंग प्लान भी क्रिएट करना आता है, उसके प्रेप सेंटर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि उसको ये लगता है कि मुझे आर्बिट्राज नहीं आता, हालाँकि उसको समझना आता है, अगर उसको होलसेल इतना अच्छा आता है, तो समझ लो उसको आर्बिट्राज तो ऑटोमैटिकली आती है। लेकिन उसके माइंड में चीज़ रहेगी कि यार मेरे पास शायद मुझे आर्बिट्राज नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, तो उसके पास अगर कोई क्लाइंट आएगा भी सही, वो उसको छोड़ देगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि सिर्फ़ इसलिए कि उसके लिए वो चीज़ नई है, हालाँकि होती नहीं है, उसको वो आता होता है। ठीक है? सेम चीज़ जो है ना वो यहाँ पर अप्लाई होती है। शॉपिफ़ाई है, ईबे है, ये वो स्किल्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है? अमेज़न की तरह ही काम करती हैं, और ऑलरेडी आपको बहुत कुछ आता होता है, लाइक उसमें आपको पता है इसमें कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। मतलब ये जो एक टर्म है, ये ऐसा तो नहीं है ना आपके लिए बिल्कुल एक नई टर्म है, आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ होती है। ऐसा तो नहीं है ना, आपको पता है कि हंटिंग क्या है, सोर्सिंग करना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, ठीक है? ब्रांड क्या चीज़ होती है, ठीक है? खरीदना क्या है, किस तरीके से खरीदा जाता है, ये तमाम चीज़ें आपको पता हैं पहले से ही। स्टार्स क्या हैं, रिव्यूज़ क्या हैं, सेलर्स क्या होते हैं, कंपटीशन क्या होता है, मतलब ये वो टर्म्स हैं जो आपको आती हैं। तो सोचें, जब आपके सामने चीज़ बार-बार आएगी, आपके सामने रिपीट की जाएगी, तो फ़ौरन आपको समझ में आ रहा होता है। ठीक है? चीज़ें फ़ौरन आप पिक कर रहे होते हैं। तो ये बाकी बंदे को अगर सीखने में 6 महीने लगेंगे ना, आपको ये सीखने में 1 महीना लगेगा, 1 या 2 महीने, ठीक है? फिर इसका होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके अगेन स्किल सेट में ऐड हो रही होती है चीज़। कल को आपके पास एक क्लाइंट आप देखते हैं शॉपिफ़ाई का, तो आप उसको लेकर आ सकते हैं, बाद में आप उसको चाहें तो कन्विंस कर सकते हैं कि वो अमेज़न के ऊपर शिफ्ट कर ले, या फिर आप जो है वो सारी की सारी टीम मिलकर एक एक उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं जो आपके पास क्लाइंट है। ठीक है? ये स्किल्स आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती।
ये लाज़मी आपके पास होनी चाहिए। इसलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ, मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ, और हमारा जो शॉपिफ़ाई का ये फ्री कोर्स स्टार्ट करवाया था उसका पर्पस भी यही था कि मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है इंटर्नशिप के अंदर भी और कोर्स के स्टूडेंट के अंदर भी, कि एटलीस्ट शायद मैं शायद इस मामले में ब्लेस्ड हूँ कि हम लोगों ने स्टार्ट किया और हमारे पास स्टूडेंट जो हैं बड़े अच्छे आते हैं। ठीक है, कम से कम जितने लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है, जिनके नाम भी मुझे याद हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उनका बोलने का अंदाज़ मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। जो लोग, क्योंकि हमारा एक मैं कोशिश मेरी ये होती है कि स्टूडेंट के साथ लाइव सेशंस किए जाएँ, ठीक है, जिसमें उनको मौका दिया जाए कि वो बोलें, ठीक है, इंटरेक्शन करें हमारे साथ, ओपिनियन दें अपना, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अच्छा, मुझे ये लगता था कि शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सामने आएँगे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो नहीं बोल सकते होंगे, और मैं शायद 2-4 बातें मोटिवेशन वाली कर लूँगा, हैं, इंस्पायर करने वाली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सीरियस बताऊँ तो अब तक जो बोलने वाले आए हैं मेरे सामने, कम से कम वो बहुत ही अच्छा बोल रहे होते हैं, उनका अंदाज़ बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो मतलब पॉइंट ये है कि यार आप लोगों के पास अगर टैलेंट है, ऑलरेडी है, आपके पास ये स्किल्स हैं कि आप लोग अच्छा बोल सकते हैं, तो आप लोगों के लिए तो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आप इस मार्केट में ज़्यादा अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते हैं, अपने अंदाज़ की वजह से आप क्लाइंट को ज़्यादा कन्विंस कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग फ़ायदा उठाओ इस चीज़ से। इस चीज़ से फ़ायदा उठाओ। ये स्किल आप लोगों ने सीखनी है। ठीक है? अच्छा, ये क्या आपको सारी की सारी स्किल आपको सीखनी चाहिए कि एक ही टाइम में आपको सीखनी चाहिए? देखिए, सारी की सारी की तो हम बात नहीं करेंगे कि ज़ाहिर है कि अब अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें, तो फ्रीलांसिंग तो एक बहुत बड़ी डोमेन हो जाती है ना। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं फ्रीलांसिंग को सिर्फ़ एक लाइन में बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। देखिए, फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है आज़ादाना काम करना। ठीक है? मतलब आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट के साथ, वो टेम्परेरी होता है, लेकिन एज़ सच जॉब जैसा नहीं होता। जैसे जॉब में होता है ना कि हमने सुबह 9 बजे जाना है और शाम को 4-5 बजे वापस आना है। हमारे ज़िम्मे एक टास्क होता है, ठीक है? अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट हैं, तो आपका काम रिसेप्शन को डील करना होगा, समझ रहे हैं ना? मतलब वो वाली चीज़ नहीं होती। हम अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, उठते हैं, ठीक है? टीम बना सकते हैं, कहीं और भी काम कर सकते हैं। लाइक इसमें एक एक जॉब जो होती है ना, कंपनी जो होती है वो आपसे ये कहती है कि जी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोका कोला में कर रहे हैं, तो आप पेप्सी में नहीं कर सकते, या वो आप नेस्ले में अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपको बाउंड करते हैं। लेकिन फ्रीलांसर जो होता है वो एक ही टाइम पर 10-10 क्लाइंट को भी डील कर सकता है। अगर वो इस कैपेबल है, उसके पास टीम है, तो वो आराम से कर सकता है। ठीक है? हमारे पास ज़ाहिर है सबके पास यही सीन होता है, हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, हर फ़ील्ड के हैं, वेबसाइट के अलग होते हैं, अमेज़न के अलग हैं, शॉपिफ़ाई के अलग हैं, सबको डील कर रहे हैं। ये तो वो हमसे ये थोड़ी कह सकते हैं कि जी आप सिर्फ़ हमारे साथ काम करो, हमारे लिए काम करो, ऐसा नहीं होता। ठीक है? और यही चीज़ क्या कहलाती है? फ्रीलांसिंग, यानी कि आज़ाद एक बंदा रहेगा, काम कर रहा होता है। ठीक है? अच्छा, फ्रीलांसिंग क्या है? तो अब कोई भी स्किल आप सीख रहे हैं वो फ्रीलांसिंग में आती है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेज़न पे काम कर रहा हूँ, तो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। ठीक है? मैं किसी का बाउंड तो नहीं, जो काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन भी जॉब नहीं कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग एज़ अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं, कि आप कोई बाउंड नहीं है किसी के साथ, आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर सकते हैं, तो दैट इज़ फ्रीलांसिंग। ठीक है? और फिर फ्रीलांसिंग के अंदर कौन-कौन सी जॉब्स आती हैं, वो ये आ सकती हैं। जॉब से मुराद स्किल सेट, ठीक है? वो अमेज़न हो सकता है, शॉपिफ़ाई हो सकता है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, कोडिंग हो सकती है, ठीक है? टिकटॉक शॉप हो सकती है, शॉपिफ़ाई हो सकता है, ईबे हो सकता है, इट्स हो सकता है, ठीक है? एसईओ हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, फिर तो बहुत सारी स्किल आती हैं, तो ये तो अभी भी गिनी-चुनी है, बहुत सारी आती हैं, ट्रेडिंग आ जाती है, ठीक है? ट्रेडिंग भी अच्छी चीज़ है बाय द वे, लेकिन फिलहाल ना घुसिएगा उसके अंदर, अभी हालात थोड़े से ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करनी है, फिलहाल आप लोगों ने जो मेरा जो मशवरा होता है स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए जो मेरी एक एडवाइस है, ठीक है, अगर आप लोग समझ सकें, वो ये है कि जी आप कम से कम 2 से 3 स्किल्स जो हैं वो लाज़मी सीखें, ठीक है। अमेज़न तो आप लोगों को आता ही होगा, 90% आई गेस जो है वो हमारी जो ऑडियंस है इस वक़्त, वो भी अमेज़न वाली ही है। ठीक है? और इसके अलावा क्या करना है हमने, कि अगर आप अमेज़न के नहीं भी हैं, आप शॉपिफ़ाई वाले हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? अमेज़न की तकरीबन लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से वो देख सकते हैं, ठीक है? अमेज़न भी आपको आ ही जाएगा। इसके अलावा जो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एलएलसी क्रिएशन, ये 2 स्किल्स हैं जो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, मतलब ये 3 टोटल मिल आपका एक सेट बन जाएगा, अमेज़न या शॉपिफ़ाई, ठीक है? साथ-साथ वेब डेवलपमेंट और साथ-साथ एलएलसी क्रिएशन। ठीक है, एलएलसी क्रिएशन की तरफ आप बाद में जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो ये इनके ऊपर तो लाज़मी आप लोगों ने फ़ोकस करना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि सर हमने इसको मैनेज किस तरह करना है? मतलब ये किस तरह पॉसिबल होगा कि हम इसको मैनेज कर सकें? देखिए, मैनेज करने का तरीका आपका ये होता है बेसिकली, आप लोगों ने मैनेज इस तरीके से करना है कि आपका फ़ोकस जो है ना वो किसी एक के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। जस्ट गिव अ सेकंड। ओह! सॉरी। सो आपका जो फ़ोकस है ना वो किसी एक स्किल के ऊपर जो है
वो ज़्यादा होना चाहिए और वो आपकी एक मेन स्किल होती है, ठीक है? लेकिन साथ-साथ आपके पास और क्लाइंट आ रहे होते हैं। अब यहाँ यहाँ पर मैं बात को ख़त्म इस तरीके से करूँगा, अपनी एग्ज़ाम्पल देखें। देखिए, मेरा जो मैन है, ठीक है? जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया, टीम है मेरी, ठीक है? हम लोग जो कर रहे होते हैं, हमारा मैन क्या है, अमेज़न है, ठीक है? होलसेल और साथ-साथ पीएल, ठीक है? ये हमारा हमारा आप कह लें कि एक मेन ऑब्जेक्टिव भी था, एक मेन पैशन भी है हमारा, वो है, ठीक है? लेकिन साथ-साथ हमें आती है वेबसाइट डेवलपमेंट भी आती है, ठीक है? और शॉपिफ़ाई भी आता है, ईबे भी आता है, ठीक है? टिकटॉक के ऊपर हमारा काम जारी है। सो पॉइंट ये है कि ये तमाम स्किल्स भी साथ-साथ आती हैं। अब हमारे पास जो क्लाइंट आ रहे होते हैं, वो सारे इसी के आ रहे होते हैं, ठीक है? लाइक अब जो क्लाइंट हमारे पास वेबसाइट के लिए आता है, ठीक है? तो ज़ाहिर है कि हम उसका काम भी करके देते हैं। जो शॉपिफ़ाई का अकाउंट है हमारे पास, उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं, उनको डील कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मैं अकेला नहीं कर रहा होता, ज़ाहिर है कि टीम बहुत बड़ी है पीछे। आपके सामने तो हम सिर्फ़ 3-4 लोग हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर प्रॉपर टीम है, ठीक है? और काफ़ी बड़ी टीम है। तो सब के सभी मिलकर ही कर रहे होते हैं, वो डिवीज़न होती हैं, फिर वो ज़ाहिर है कि अपनी इंटरनल कुछ चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइज़ेशन की, हर इदारे का अपना होता है, ठीक है? बताने का पर्पज़ ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेन जो होती है वो आपकी एक स्किल होती है, लेकिन आपको अगर बाकी स्किल्स आती हैं, तो फिर आप ज़ाहिर है कोई भी अपॉर्च्युनिटी आपके पास आती है, तो आप ग्रैब करते हैं और मेरे पास इसलिए ज़्यादा आती है, हमारे पास में यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, हम वर्ड इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि वो टीम के पास ही आ रही होती है, किसी न किसी के कॉन्टैक्ट्स आ जाती हैं कि रेफ़रेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मार्केट में टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 3-4 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे तमाम स्किल्स सीखे हुए, इनके ऊपर काम करते हुए, ठीक है। तो ये है कि ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, तो रेफ़रेंस से बहुत ज़्यादा काम आ रहा होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब आप लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्यों स्टूडेंट फेल होते हैं, जो सीक्रेट बताया है, टीम बिल्डअप जो होता है ना, वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास एक तो लोग आपको एतबार करते हैं, ठीक है? जब आपकी टीम होती है, तो लोग क्लाइंट जो है वो आपके ऊपर एतबार भी कर रहा होता है और आपके सामने भी आता है वो, मतलब वो खुलकर आपके साथ डील करता है, ठीक है? अंधा यकीन आपके ऊपर कर रहा होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, वो होती है कि आपके पास रेफ़रेंस से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अब मेरा एक क्लाइंट था, यूएसए का था नहीं, अब भी है वैसे, ठीक है? उस बंदे ने हमें 2 क्लाइंट और दिए। मतलब उसका एक और दोस्त है यूएसए में, तो उसने ही उसको ही कन्विंस किया कि यार मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ अमेज़न के ऊपर, हमारा अच्छा काम चल रहा है, तुम भी करो। तो उसने कहा मैं किसके साथ करूँ? उसने कहा इनके साथ करो, मैं भी इन्हीं के साथ कर रहा हूँ। ठीक है? अब उसने अपने दोस्त को रेफ़र कर दिया, वो हमारे लिए तो वो क्लाइंट ही है ना, हमारी टीम के लिए तो क्लाइंट है। ठीक है? फिर इसी तरह उसने एक और दोस्त को, अपने कलीग को थी उसकी, वो कलीग थी उसके ऑफ़िस में, उसको भी कहा, तो उसने भी फिर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है? मतलब रेफ़रेंस से आपके पास लोग आते हैं फिर। क्लाइंट हंटिंग, मैं ये कहता हूँ कि क्लाइंट हंटिंग जो है ना, वो आपके लिए सबसे आसान चीज़ बन जाती है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये मतलब स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। उनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि सर हमारे पास क्लाइंट नहीं है, सर हमारे पास क्लाइंट नहीं है, तो काइंडली आप हमें बता दें कि हम क्या करें, ठीक है? और मैं ये कहता हूँ कि बिलीव मी, ठीक है, हो सकता है कि अभी इस पॉइंट पर आपको समझ में ना आए, लेकिन आप जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट हैंडलिंग जो है वो सबसे आसान हो जाती है। ठीक है जी? तो ये आपको लाज़मी ये इम्पोर्टेंट है चीज़ कि आपको बनानी है, अपनी टीम वगैरह बनानी होती है लाज़मी। ओके जी, आई गेस मैंने आप लोगों का बहुत सारा टाइम ले लिया। कोशिश मैंने ये की है कि थोड़ा-सा अपना टेम्पो फ़ास्ट रखते हुए चीज़ों को क्लियर कर दूँ और कोशिश यही की है कि अगेन कि आप लोग बोर ना हों। लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे थोड़ा-सा ब्रेक लेना चाहिए एंड आई वुड लव टू इनवाइट मैम निदा। वो आपके साथ थोड़ा-सा कम्युनिकेट करेंगी, थोड़ा-सा वो आप लोगों को समझाएँगी भी इसे और उसके बाद जो है वो ही आप बुलाएँगी। क्लाइंट हंटिंग का टॉपिक आया है तो मैंने सोचा कि आप बुलाना चाहिए, हमारे जो सीनियर हैं, ठीक है? वैसे नॉट हमारे लिए, आप लोगों के लिए जो सीनियर हैं, ठीक है, उनको क्लाइंट किस तरीके से मिला वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। सो अब तक सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और अब जो आई वुड लाइक टू इनवाइट मैम निदा, वो आपके साथ थोड़ी-सी बात करेंगी।
ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू सरफान फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ताकि फिर हम थोड़ा सा आगे बातचीत करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अभी तक जो है वो काफ़ी ही बेनिफिशियल काइंड ऑफ वर्कशॉप रही है। सरफान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। अब मज़ीद मैसेजेस मत करिएगा, ठीक है। अच्छा सर, अफान ने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस वक्त डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व थी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को आपको रिवील करना चाहिए, उनमें काम करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत से मिथ्स वगैरह, एंड देयर वर सो मेनी डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ क्लाइंट हंटिंग। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें, वो अमेजोन है, वो शॉपिफाई है, वो ईबे है, अल्टीमेट गोल जो होता है ना आपका, वो होता है अर्निंग करना। ठीक है, आपने एट द एंड ऑफ द डे अर्न करना है, एंड अर्न करने से पहले एक फेज आती है, वो फेज होती है क्लाइंट हंटिंग की, यानी कि क्लाइंट को फाइंड करना, उसको अप्रोच करना, उसको डील करना। सही है। आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, आपने हर चीज़ सीख ली है, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि आप जो है वो अर्न नहीं कर सकते। सो क्लाइंट हंटिंग एक पूरी एक स्किल भी कह सकते हैं आप, पूरा का पूरा एक फेज है जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि क्लाइंट को अप्रोच करना, उसको फाइंड करना, उसके बाद उसके साथ मीटिंग करना, उसको यू कैन से कन्विंस करना, उसके साथ डील करना, डील करने के बाद उसको ऑन बोर्ड लेके आना। तो ये बहुत सारी फेजेस होती हैं जिनसे आपने गुजरना होता है, और उसके बाद आप जो है वो एक क्लाइंट को सिक्योर करते हैं, और उसके बाद फर्दर आप काम करते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम ये नहीं कह सकते नहीं ये बड़ी हल्की फुल्की चीज़ है, बस मेरे पास स्किल्स आ गई हैं ना तो ठीक है, क्लाइंट तो मिल ही जाएगा, मैं काम कर ही लूँ। ठीक है, इसलिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके ऊपर भी अच्छी खासी ग्रिप होनी भी जरूरी है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो है वो इसमें किस तरीके से काम करना है। अब यहाँ पे ऐसा है कि लाइक पहले जो इंटर्नशिप हुई है या कोर्स होते रहते हैं, उसमें मैंने और सरफान ने बहुत मरतबा इसके ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, ठीक है, बहुत मरतबा बात हो चुकी है कि क्लाइंट को आपने कैसे फाइंड करना है, कहाँ से फाइंड करना है, किस तरीके से उसके साथ डील को क्लोज करना है, और किन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है वो अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, इजीली मिल सकते हैं। बट एक चीज होती है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है चीजें बदलती जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास अभी भी क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, बट यूजुअली जैसे सरफान ने कहा कि वो जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो मेजोरिटी रेफरेंस के थ्रू आ रहे होते हैं। सही है। अब मैं जब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस होता है कोई तकरीबन आज से 2.5-3 साल पहले का। 2.5-3 साल पहले का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही होती हूँ कि जब मैं अपनी इनिशियल स्टेज पे थी और अपनी स्ट्रगलिंग फेज में थी, तो उस टाइम पे मैंने क्लाइंट्स को किस तरीके से अप्रोच किया, किस तरीके से फाइंड किया, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, और वो काम कर गई थी या नहीं की थी, वो सारी चीजें जो है वो मैं वक्तन फवक्तन आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं, सो वी थॉट कि अब क्योंकि आप लोग न्यूबीज़ हैं, ठीक है, और न्यूबीज़ होने के नाते आप लोगों के साथ जो है अब का लेवल जो मैं अभी जिस फेज में हूँ, अभी किस तरीके से क्लाइंट्स आते हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। ठीक है, टाइम चेंज, थिंग्स थिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। सो वी थॉट कि ऐसा करना चाहिए कि हमें जो है वो किसी स्टूडेंट को बुलाना चाहिए कि वो आए, ठीक है, और वो आके जो है ना वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्होंने अभी के टाइम में अगर क्लाइंट को फाइंड किया है तो किस तरीके से किया, कौन सी स्ट्रैटेजीज थी जिनको उन्होंने अप्लाई किया, क्या वो टीम थे या इंडिविजुअल थे, किस तरीके से उन्होंने डील क्लोज की। अब हमारे पास एक बड़ी ही ब्राइट स्टूडेंट है, फरहीन अमीन उनका नाम है, ठीक है, एंड शी इज़ फ्रॉम कोर्स बैच 1 P1, जो कि अभी हमारा कोई तकरीबन 3 से 3.5 हफ्ते पहले ही ख़त्म हुआ है। उनकी और उनकी टीम ने रिसेंटली जो है वो एक क्लाइंट के साथ डील क्लोज की है, एंड उनके लिए जो है वो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट हर कि वो आएँ और आके अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, तो वो जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो मिस फरहीन, आप काइंडली टेक्स्ट करें या हैंड करें so that we can unmute you and you can share your experience with students. Assalamu alaikum. Thank you so much, Ma'am Nida and Sarafan, for inviting me today. Jazakallah khair. I hope I am audible to everyone. Kindly please let me know. Ji. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. My name is Farheen Amin and I have been one of the students of the very first batch of AQVerse team. But before coming to the main topic,
please allow me to take a time to express my gratitude towards the invaluable knowledge provided by my respected mentors. I would really like to appreciate Ma'am Nida and Sarafan क्योंकि जिस तरह दोनों ने सेल्फलेसली एंड फुल डेडिकेशन के साथ हमें ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की है, इट्स रियली कमेंडेबल। और इसके साथ ही मैं अपने एडमिन शानजे के एफर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड हेल्पफुल और हमेशा प्रॉम्प्टली हमारे मैसेजेस को रिस्पॉन्स करने के लिए। जी, तो अब बात करते हैं क्लाइंट हंटिंग की और आई बिलीव एंड होप कि एज़ अ फ्रीलांसर यू ऑल कैन रिलेट कि क्लाइंट हंटिंग ही हमारा मेन और कोर फोकस होता है। जब भी क्लाइंट को अप्रोच करें तो प्लीज़ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। बट बिफोर मूविंग ऑन मैं अपनी एक रिस्पेक्टेड टीम मेंबर का भी ज़रूर ज़िक्र करूँगी जिनका नाम अज़ीन है, जो कि साइड बाय साइड इक्वली डेडिकेटेड और एक्टिव रही हैं हमारे ग्रुप में। बट रिसेंटली शी इज़ ऑन उम्रा, तो आई विश कि वो मुझे जॉइन कर सकती, बट एनीवेज़। जी, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे अगर बात करूँ तो जैसा कि हमारे मेंटोर्स अभी बता चुके हैं कि एज़ एन इंडिविजुअल ये काम करना तो आप समझें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चाहे आपको क्लाइंट मिल भी जाए बट एज़ एन इंडिविजुअल अब उस क्लाइंट को आगे लेके कैसे चलना है और कैरी फॉरवर्ड होना है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसके लिए हमें एक प्रॉपर टीम वर्क की ज़रूरत होती है। और एज एन एजेंसी जिस एफिशिएंटली आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो इंडिविजुअली इतना ज़्यादा आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकते। एज ए न्यूकमर hunting a client can be challenging, but there are a few steps to follow so that you can kick start with your hunting. जब भी आप क्लाइंट अप्रोच करने चाहें, तो जैसा कि सर अफ़ान ये पॉइंट को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास बैक एंड पे कुछ चीज़ें या डेटा ऐसा हो जो आप अपने क्लाइंट को शो कर सकें। उसके लिए आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस और पोर्टफोलियो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी क्लाइंट आपसे आपकी एक्सपर्टीज के बारे में पूछे, तो यू शुड हैव समथिंग टू शो एज योर बैक एंड डेटा। इसके साथ ही आपको जितने ज़्यादा ऑनलाइन ग्रुप्स नज़र आते हैं अपनी रेलिवेंट फील्ड को लेके, आप उन्हें ज्वाइन करें। दे आर रियली हेल्पफुल टू अप्रोच योर पोटेंशियल क्लाइंट। ऑल्सो शो योर एंगेजमेंट इन द रेलिवेंट डिस्कशन टाइम टू टाइम, यानी अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन भी आप लाजमी जो है वो शेयर करते रहें, ताकि अगर कोई आपका पोटेंशियल क्लाइंट उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है तो वो आपको आपकी नॉलेज के बेसिस पे अप्रोच करे। Another very important thing to consider, according to my own experience, is to discuss कि how to avoid the scammers। क्योंकि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्लाइंट के साथ ही स्कैम होता है, बल्कि हमारे साथ भी एज अ वीए या एज अ सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल स्कैम हो सकता है। वो किस तरह? क्योंकि देखेंगे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑपोजिट साइड पे जो पर्सन बैठा है, हमें उसकी ऑथेंटिसिटी का एज सच कोई नॉलेज नहीं होती। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे आपके और मेरी तरह के वीएज ही खुद को क्लाइंट शो करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमसे हमारे यूनिक प्रपोजल्स और स्ट्रेटजीज लेते हैं और आगे अपने नाम से उन्हें सबमिट करवा रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि मैंने पर्सनली उनको इम्प्लाई किया, ताकि इन स्कैमर्स को के ट्रैप में हम ना आए और अपने आप को ऐसी सर्कमस्टांसेस से बचा सकें। सबसे पहले तो ट्राई टू फाइंड आउट इन डेप्थ डिटेल ऑफ द क्लाइंट, यानी आप उसके बारे में डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करें। क्लाइंट को ये इंसिस्ट करें कि वो ऑन कॉल मीटिंग अटेंड करे। अगर तो आपका क्लाइंट जेन्युइन है, तो वो कभी भी मतलब कभी भी वो हेजिटेट नहीं होगा कि वो अपनी डिटेल्स शेयर करने से मना करेगा या ऑन कॉल बात नहीं करेगा, क्योंकि जेन्युइन क्लाइंट है तो उसका ऑब्वियसली जो सारा फोकस है वो यही होगा कि वो अपने बारे में भी सही से बताए और मीटिंग्स अटेंड करके जो भी फैक्टर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करे। Another very important thing is how to introduce your agency to the client, क्योंकि देखिए इंडिविजुअली तो जैसे हमने बात की कि ये काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतने ज़्यादा बैक टू बैक टास्क होते हैं कि वो एक पर्सन के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो सब फुलफिल कर सके। तो बैक एंड पे पूरी एक टीम होती है जो प्रॉपरली फंक्शन कर रही होती है आपके बिजनेस को या आपकी सर्विसेज को सक्सेसफुल बनाने के लिए।
कभी भी अपने क्लाइंट को अपनी एजेंसी की कंप्लीट डिटेल्स ना बताएं, यानी कितने मेंबर्स आपकी एजेंसी में काम कर रहे हैं और किस तरह से आपने अपना टास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्योंकि देखिए इन फ्यूचर अगर कोई एक मेंबर भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि फिर आप क्लाइंट को आंसरेबल होंगे और इतनी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अल्टीमेटली जो क्लाइंट का मेन फोकस होता है वो होता है उसका प्रॉफिट या आरओआई। तो क्लाइंट को तो कोई मतलब नहीं है कि आपकी एजेंसी किस तरह काम कर रही है, उसे जिस चीज से मतलब है वो ये है कि आप उसका प्रॉफिट किस तरह और कितनी जल्दी जनरेट करके दे रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि हाउ टू बिल्ड द क्लाइंट ट्रस्ट एंड मैनेज द एक्सपेक्टेशन। ये बहुत जरूरी फैक्टर है। ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट विद द क्लाइंट इन द सेंस कि आप अपने चैलेंजेस और अपनी लिमिटेशंस अपने क्लाइंट से ओपनली डिस्कस करें। जहां आपको लगता है कि आपके कुछ वीक एरियाज हैं या आपको उन एरियाज पे ग्रिप नहीं है, अपने क्लाइंट को उनके बारे में भी बताएं। और जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं उसका भी अपने क्लाइंट से जरूर डिस्कशन करें। हमेशा ग्राउंड रियलिटीज पे रहते हुए अपने बजट और अपने टाइमलाइन को प्रपोज करें, ताकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आप फुलफिल कर सकें और आपके लिए इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए हम सारे फ्रेशर्स और न्यूबीज जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ओवर एक्साइटमेंट में हम बड़ी बड़ी डींगे मारने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। तो इन फ्यूचर इन हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से क्लाइंट को कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो, तो हमेशा जो भी बात करें वो प्रैक्टिकल बेसिस पे करें और ग्राउंड रियलिटीज पे रहते हुए करें। और अगर आपको कोई मेंटोर सुपरविजन देने के लिए तैयार है या आपको कोई सीनियर है जो गाइड कर रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। क्योंकि एज अ फ्रेशर एज अ न्यूबी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, सिर्फ क्लाइंट हैंडलिंग क्लाइंट डीलिंग ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी इंटरकनेक्टेड चीजें ऐसी हैं, जैसे कि सेलर सेंट्रल पे काम करना, प्रोडक्ट लिस्टिंग, एक्स वाई जी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको सीनियर गाइडेंस की जरूरत लाजमी चाहिए होती है। तो अगर आपको कोई ऐसा मौका मिल रहा है तो प्लीज उसको अवेल करें। आई होप ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस करें दे ऑल आर मेकिंग सेंस टू यू और आपको वो क्लियर होंगे। इन द एंड मैं अपनी बात इस तरह से वाइंड अप करना चाहूंगी कि जैसा सर अफान हमेशा कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की। आपका पेशेंस और परसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। नेवर लूज होप, कभी भी ना उम्मीद ना हो, हमेशा अपना बेस्ट शॉट दें, हार्ड वर्क करते रहें, न्यू थिंग्स लर्न करते रहें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी वोकेबलरी को साइड बाय साइड इंप्रूव करें। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स ही आगे जाके आपको क्लाइंट से कनेक्ट करती है और आगे बहुत सी फील्ड में आपके लिए बेनिफिशियल होती है। बिल्डिंग अ क्लाइंट बेस इज नो डाउट टाइम टेकिंग, बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करते रहेंगे तो एक दिन जरूर अपना गोल अचीव करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि हमारे मेंटोर्स की लेगेसी है कि कीप स्प्रेडिंग योर नॉलेज, तो इसी चीज पे हमें वर्क करना है और इस चीज को रुकने नहीं देना और इसको कंटिन्यू रखना है। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली फील फ्री टू आस्क। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर टू मैम निदा। यस मैम प्लीज, आई एम डन हियर। वेरी फरीन, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड आई एम श्योर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो यही है कि हमने स्टूडेंट्स को जो है वो ऑन बोर्ड लेना है। एंड कोशिश वैसे तो यही होगी कि जितने लोग आ सकते हैं उनको हम लाइव लें, वो आप जो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और बाकी जो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं वो भी करते रहेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
Okay, थैंक यू फरहीन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगर बीच में थोड़ा सा आपको लगता है कि जरा पॉज आ जाता है। यू नो इट्स द इशू बिटवीन म्यूटिंग एंड अनम्यूटिंग समबडी। अच्छा फरहीन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आपने बहुत ही अच्छे से जो है ना वो चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और एक्सप्लेन किया है। एंड मेरे ख्याल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने टीम का भी जिक्र किया है कि टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप लोगों ने टीम बनाई, ठीक है, और टीम बनाने के बाद अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी, आप किस तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। आपने अजीम का भी नाम लिया है एंड आई नो शी इज़ वेरी ब्रिलियंट, बट अभी वो इस टाइम यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप लोग टीम को कैसे लीड कर रहे हैं एंड किस तरीके से आप लोगों ने काम को डिवाइड किया हुआ है, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करें कि आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं टीम को इस टाइम। जी मैम, श्योर। टीम मैनेजमेंट इसी तरह से हम कर रहे हैं कि हमने टास्क डिवाइड किए हुए हैं। कुछ टीम मेंबर्स सोर्सिंग की तरफ ले आए हैं और कुछ टीम मेंबर्स जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग पे हैं। और हमने गूगल शीट्स और स्प्रेडशीट्स बना ली हुई हैं और उसको ही हम टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहते हैं। जिस तरह से जो भी टास्क फुलफिल हो रहा होता है वो हम उस शीट पे मेंशन करते रहते हैं ताकि वो सारे मेंबर्स गो थ्रू कर लें और बार-बार सबको रिमाइंड ना कराना पड़े। तो सही। जिस तरह जो-जो टास्क हो रहे हैं वो हम उस पे अपडेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यू जी मैम। हैव डिवाइडेड द टास्क बिटवीन ऑल द टीम मेंबर्स, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल। जी। सही है। एंड व्हाट अबाउट कि आप लोगों ने क्लाइंट को फाइंड किया, किस प्लेटफॉर्म से आपने क्लाइंट को फाइंड किया और किस तरीके से आपने अप्रोच किया? लाइक फर्स्ट स्टेप, व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप कि जिससे आप लोगों की बात जो है वो फर्दर आगे बढ़ी थी? उसके बाद आप लोगों ने उनसे कोई मीटिंग की है? अगर आपने मीटिंग की थी तो उसमें आप लोगों ने किस तरह के क्वेश्चंस को फेस किया था और उनको किस तरीके से डील किया था? वो चीज़ लाजमी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जी, बिल्कुल। हमने फ़ेसबुक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही हमें ये क्लाइंट मिले और टू बी ऑनेस्ट विथ यू इट वाज़ अज़ीम जो कि जिन्होंने ये क्लाइंट को कन्विंस किया कि वो हमारी टीम के साथ काम करें। हम्म। और इनिशियली अज़ीम ने ही क्लाइंट अप्रोच किया और उन्हें कन्विंस किया। अब देखिए हमारे पास बैकएंड डेटा तो एज़ सच था नहीं। हम्म। तो आप ये समझें कि ये कन्विंसिंग पावर थी जिसने वर्क किया और क्लाइंट ने हमारी बातों को और हमने जो उनसे जो भी टाइमलाइन्स हमने शेयर की तो उसने उस पे भरोसा किया और उसने फिर हमसे अपनी डील लॉक की। आगे हमने फर्दर फिर दूसरे टीम मेंबर्स को इनसे इंट्रोड्यूस करवाया और मीटिंग करी जिसमें हमने अपनी तमाम स्ट्रैटेजीज़ जो थी वो क्लाइंट को रिप्रेज़ेंट की और उनके जो क्वेश्चन्स और क्वेरीज़ थी वो आंसर करी। जी ठीक है, मैम। आपने कहा कि इसके अंदर मेन चीज़ यही थी कि हमने क्लाइंट के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट किया था। तो अब यहाँ पे आपको भी पता जी। होगा बिकॉज़ यू आर माय स्टूडेंट, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैंने पहले भी बहुत मर्तबा बात की है। चाहे वो इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स हों या कोर्स के स्टूडेंट्स हों, मैं कहती हूँ स्किल्स आप लोग सीखते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों के पास एक बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो टीम ज़्यादा लोगों की हो, कम लोगों की भी हो सकती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो होनी ज़रूरी है। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्लाइंट के साथ डील क्लोज करने में कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि हमारे यहाँ यही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सारी स्किल्स तो सीख रहे होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको पॉलिश कर रहे हैं, सोर्सिंग पे कर रहे हैं, कॉल्स वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वो बात नहीं करते। एंड इवन मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये टॉपिक बस फजूल सा है, सारे बोलते ही हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन जी स्किल्स मैम। होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या रोल है और कितना बड़ा रोल है? नहीं मैम, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ और हमारी टीम से रिलेटेड बात करूँ, तो जो मेजर रोल है वो कम्युनिकेशन स्किल्स और कन्विंसिंग पावर का ही है। क्योंकि हम लोग हम्म। भी फ्रेशर्स और न्यूबीज़ ही हैं। थोड़ा-सा ओल्ड हो गए हैं इस फील्ड में लेकिन फिर भी एज़ सच एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया। हम वी आर स्टिल लर्निंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस। तो क्लाइंट से जितनी भी बात हुई, हमारे पास एज़ सच कोई स्टैट्स या कोई डेटा तो था नहीं हम्म। उनको कन्विंस करने के लिए। तो जितनी बातें थीं, वो सिर्फ़ बातें ही थीं। हम्म। और वो क्लाइंट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे हम्म। कि उन्होंने हमारी बातें समझी और हमारी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को उन्होंने कंसिडर किया और हमें ऑन बोर्ड लिया Good. अपने साथ। So what is the role of portfolio? लाइक अगर आपको याद हो तो लाइक जी। देर आर डिफरेंट वेज कि आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो वगैरह बना सकते हैं, बट बिकॉज यू आर फ्रॉम द कोर्स बैच, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो पहले दिन से एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। और अब अगेन ये चीज़ डिपेंड करती है कि कोई स्टूडेंट किसी मेंटोर की एडवाइस को कितना सीरियस लेता है। उसमें एक चीज़ जी, यही थी कि बिल्कुल। आपने अपना पोर्टफोलियो पहले दिन से बनाना है एंड देर आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड वेज के जिसके थ्रू आप पोर्टफोलियो बनाते हैं। सो आपको क्या लगता है कि उस चीज़ ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? लाइक उन्होंने
आपकी सोशल प्रेजेंस को देखा, या क्या सिनेरियो रहा इस बार? जी, बिल्कुल क्योंकि आप लोगों की ही गाइडेंस पे हमने सारा काम किया है और उसी को सारा फ़ॉलो किया है। तो जिस तरह से आप लोगों ने पोर्टफ़ोलियो हमसे बनवाया था, तो अब भी हम टाइम टू टाइम अपनी जो फ़ेसबुक प्रेज़ेंस है, उसको अपडेट करते रहते हैं और इसी तरह हमने सारे ग्रुप्स जॉइन किए हुए हैं और अपनी पोर्टफ़ोलियो बिल्डिंग करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हम पोस्ट कर रहे हुँ, होते हैं। हम वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो ज़ाहिर है कि क्लाइंट अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे है, तो वो ऑब्वियसली आपका प्रोफ़ाइल, आपका पोर्टफ़ोलियो देखता है हुँ, और उसके बाद क्योंकि हमारे जो ये क्लाइंट थे ना, उन्होंने भी अल्टीमेटली हमसे कहा था कि अगर आपका कोई पोर्टफ़ोलियो या कोई एजेंसी का वो है, तो आप शेयर करें। तो हमने फिर उनको इंडिविजुअल पोर्टफ़ोलियोज़ ही दिखाए थे। गुड, गुड, गुड। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कि जब हम होलसेल मॉडल पे, क्योंकि आप अमेज़न होलसेल पे ही उनके लिए काम कर रही हैं, जी, तो पेमेंट के 2 मोड्स होते हैं। एक होता है सैलरी, एक होता है परसेंटेज, ठीक है? जी। तो आपके क्लाइंट ने भी ऑब्वियसली आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखे हुँ, होंगे, हुँ। फिर आप उसके ऊपर गए होंगे। इफ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ एवरीथिंग, आप हुँ, प्राइवेसी हुँ। रख सकती हैं ऑब्वियसली, जो भी आपकी क्लाइंट के साथ कमिटमेंट है, यू डोंट हैव टू रिवील द सैलरी और द अमाउंट एनीथिंग। जी। लेकिन आपका इसके ऊपर क्या है कि आपने इस चीज़ के ऊपर जब डिस्कशन की थी, तो वो क्या ट्रांसपेरेंसी थी, हुँ, ठीक हुँ। है? किस तरीके से आपने डिस्कशन की थी? उन्होंने क्या क्वेश्चन आपके सामने या क्या प्रपोज़ल रखा था और आपकी तरफ से क्या आगे से आपने डील किया था वो चीज़? एंड दोज़ हू आर एक्चुअली टाइपिंग द क्वेश्चन्स, मैं वो भी देख रही हूँ, बट दीज़ आर द एक्चुअल क्वेश्चन्स जो कि आपने लाज़मी उनके रिप्लाई सुनने हैं, क्योंकि वो ये काम करके आ चुकी हैं, ठीक है? सो जी, इस पे बिल्कुल। बोलिएगा फरीन। जी। मैं सुपरफिशियली इसके बारे में आपको बताती हूँ कि हुँ, जैसे कि मुझे याद है कि सर अफ़ान ने वन ऑफ हिज़ लेक्चर ये बात कही थी कि कभी भी आपको अपनी वैल्यू डाउन नहीं करनी, क्लाइंट को ये कह के कि हम हुँ, आपके लिए इनिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। क्योंकि जी, आपने ये बात कर दी तो यहीं से आपकी वैल्यू जो है ना वो क्लाइंट की नज़रों में तो डाउन हो गई। तो फिर अगले से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप अपने ही लिए आपने ये सेट कर लिया है ना लेवल। हुँ, तो इनिशियली भी क्लाइंट को हमने यही कहा था कि हम जो है वो सैलरी पे जाएँगे और जब आपका अकाउंट एक प्रॉपर रन में आ जाएगा तो उसके बाद अ, हम प्रॉफिट शेयरिंग 30-70 का जो आपका रेशियो था, तो हमने उनसे वो बात की थी हुँ, एंड थैंकफुली ही एग्रीड टू दैट टर्म और इनिशियली उनसे फिर हमने सैलरी बेसिस पे ही बात की है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि जितनी मुझे वाइब भी आई है, ठीक है, योर क्लाइंट इज़ क्वाइट लाइक, मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनके सामने एक तो ट्रांसपेरेंसी भी रखी है, ठीक है? फिर अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैं पहले भी स्टूडेंट्स को बहुत मर्तबा कह चुकी हूँ कि जब आप एक न्यूबी होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने स्टार्ट तो लेना ही है, ठीक है? आपका एक्सपीरियंस नहीं होता और वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप किस तरीके से अपनी नॉलेज को पोर्ट्रे करते हुए क्लाइंट को वो वाइब दे देते हैं पॉजिटिव, कि क्लाइंट को भी यकीन आ जाता है और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि ठीक है, मुझे इनको एक चांस जो है वो देना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने जो ट्रांसपेरेंसी क्लाइंट के साथ रखी थी, उस चीज़ ने आपको कितना हेल्प आउट किया है इस चीज़ में? जी, बहुत ज़्यादा किया है क्योंकि क्लाइंट ने भी ये बात हमसे शेयर की कि उन्होंने बहुत से ऑब्वियसली वो दूसरे वीएस भी अप्रोच कर रहे थे और सारे उन्होंने हुँ, ऑप्शंस अपने सामने रखे हुए थे। बट क्योंकि हर कोई ऑनलाइन स्टैट्स कहीं से कॉपी करके किसी को रिप्रेज़ेंट करना इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। तो ये तो हम भी कर सकते थे क्लाइंट के साथ और वो हम पे शायद ट्रस्ट भी कर लेता। बट जब हमने उन्हें बताया कि देखिए हम इनिशियल फ़ेज़ेज़ पे हैं और अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है और हम अंडर आवर मेंटोर सुपरविज़न काम करते रहे हैं। हुँ, तो उसने ये बात एक्सेप्ट की कि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बहुत कम वीएज़ हैं जो हुँ, एक्सेप्ट करते हैं और शायद उसी तरह से उसको ट्रस्ट बिल्ड हुआ हमारे ऊपर और हमारी ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस पे उसने जो है भरोसा किया। सही, गुड अप्रोच। अच्छा, यहाँ पे लाइक प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, आपने बोला कि क्योंकि आप लोगों ने अभी बिल्कुल ही न्यू स्टार्ट किया है, ठीक है? तो जी, आप लोगों के पास जो है वो लाइक इतना ज़्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, इतना ज़्यादा डाटा नहीं होगा। जी उतना बिल्कुल। होगा जितना आपने कोर्स के दौरान बना लिया था और जी। इंटर्नशिप के दौरान बना लिया था। तो अब आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से ये इस चीज़ पे गाइड करेंगी? ठीक है, आपके पास डाटा होगा बिकॉज़ आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह बनाना हुँ, शुरू हो गए थे। हुँ। जी। आपके पास क्लाइंट आ गया है, आपने डील क्लोज़ कर ली है, ठीक है? आई थिंक सो कि आप लोगों ने शायद जनवरी में जो है वो काम करना जी, स्टार्ट बिल्कुल। करना है। जी, तो जैसे ही इंशाल्लाह। आपकी क्लाइंट के साथ बात हो जाती है, आपने किस तरीके से उनसे टाइम लिया है एंड टाइम लेने के बाद आप लोग अभी किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को लेके चल रहे हैं?
क्योंकि हम कि जब लोग तक आपके पास जी। अकाउंट आएगा तो आप कैसे काम हुँ, हुँ। करेंगे? जी, क्योंकि मैम Q4 चल रहा है तो हमारे पास थोड़ा-सा टाइम पेस था क्लाइंट को अप्रोच करने के बाद अपने वर्किंग करने के लिए। तो हुँ, हमने बिल्कुल क्लाइंट से इसी वजह से जनवरी तक का टाइम लिया, उन्हें कन्विंस किया कि ऑब्वियसली ब्रांड अप्रूवल Q4 में मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। तो अभी हमें इतना जो टाइम मिल गया है तो उसमें हमने अपनी सोर्सिंग और अपने स्मॉल ब्रांड्स पे काम करना शुरू कर दिया है। जो प्रोडक्ट के हमें लग रहा है कि स्टैट्स अच्छे हैं, हम उनके स्मॉल ब्रांड्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा शीट बना रहे हैं और फिर अब हम उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ओके, सो दैट इज लाइक दिस विल गोना बी द लास्ट एवर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है वो ओके, आपसे पूछ लिए गए हैं। नो प्रॉब्लम मैम, लेकिन नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है वो शायद मेरा या सरफान का या किसी भी मेंटोर के पढ़ाने से भी ज्यादा फुलफिलिंग चीज है, क्योंकि आप अभी के टाइम पे उनको बता रही हैं जो आपने 1-1.5 हफ्ता पहले चीजों को एक्सपीरियंस किया है उस पे। जी, अब आप मुझे ये बात बताएंगी कि इस सारी जर्नी के अंदर एक मेंटोर सपोर्ट जो चीज होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और लाइक आप क्या समझती हैं कि इस दौरान मेंटोर सपोर्ट का होना या ना होना वो कितना मायने रखता है, और आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, वट एवर यू वांट टू शेयर। जी, जैसे प्रीवियसली मैंने अभी अपने उसमें एक्सप्लेनेशन में बताया था कि मेंटर सपोर्ट अगर किसी भी स्टेज पे आपको मिल रही है ना, तो यू शुड अवेल इट। और वी आर लकी कि हमें भी आप लोगों की तरफ से मेंटरशिप मिली हुई है और हम बिल्कुल इस चीज़ को अवेल करेंगे और कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैम हमने तो प्रैक्टिकली सेलर सेंट्रल पे एज़ सच कोई काम तो किया नहीं है, जो हम इंशाल्लाह अब करने लगे हैं। हम्म। अब उसमें भी इतनी सारी इन डेप्थ चीज़ें होती हैं, जो कि आई एम श्योर हम लोग कहीं न कहीं जाके स्टक होंगे और शायद उस चीज़ को फिर हैंडल ना कर सकें, तो ऑब्वियसली फिर हम अपने मेंटोर्स की तरफ ही देखेंगे फॉर द सपोर्ट। या तो अगर किसी को भी मेंटोरशिप मिल रही है, तो वो उसको अवेल करे और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब आप इसके बगैर एज़ अ फ्रेशर काम करना थोड़ा मुश्किल है, हम्म। प्रैक्टिकली। हम्म। Okay, thank you so much, Farheen. Thank you थैंक so यू सो much मच because मैम। yeah, जज़ाकल्लाह खैर। the thing is कि यहाँ से भी लोगों को आइडिया हो गया होगा कि the kind of communication skills she has, how she portray everything, ठीक है, बड़ी ही डिटेल में, बल्कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आई थिंक सो थैंक आप यू लोगों सो को मच। बहुत ज्यादा हेल्प आउट की होगी ये चीज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश एंड प्रे कि आप लोग जो है वो इन क्लाइंट के काम को बहुत आगे लेके जाएं, ठीक है, और थैंक यू सो सक्सेसफुल मच हो। मैम फॉर योर सपोर्ट। और जज़ाकल्लाह खैर या फॉर योर होल टीम एंड बेस्ट ऑफ सक्सेसफुल लक फॉर यू टू स्टूडेंट्स एज़ वेल। निकले हमारी तरफ से। या थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, सो दैट वाज अ लिटिल सेशन। आई होप, आई नो कि वर्कशॉप का ये जो एक लेक्चर है ये काफी लंबा हो गया, बिकॉज इसके अंदर हमने काफी सारे टॉपिक्स को इंकलकेट कर दिया था कि जितनी चीजें डिस्कस हो सकती हैं उतनी हो, एंड इंशाल्लाह आगे भी इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस होती रहेंगी। सो अब सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया है, कुछ एक दो बातें रह गई हैं, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू से टू इनवाइट सर अफान कि वो आ जाएं और आगे फर्दर जो है वो इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। Okay, first of all, thank you so much, Farheen. Thank you so much, Miss Nida, for asking wonderful questions. अच्छा, अब सीन इस तरह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इनबॉक्स के अंदर आ चुके हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने लोगों को मैं बुला सकूं लाइव पर, क्योंकि हमारे पास जो है वो तकरीबन हाफ एन आवर जो है वो बाकी है, 2-3 पॉइंट्स हैं क्लियर करने वाले, लेकिन उसको हम एंड में ही करेंगे। तो आप में से जो बंदा भी पूछना चाहता है, काइंडली आप लोग हैंड रेज़ करेंगे या फिर आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी है, क्योंकि देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो एक से ज़्यादा सवाल मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा लंबा सवाल ना हो, ठीक है। टू द पॉइंट पूछेंगे तो इससे होगा टाइम भी बच जाएगा और बाकी सबको मौका मिल जाएगा कि वो लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, ठीक है। ओके जी, शाइस्ता अशरफ हैं, काइंडली आप बोलिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मुझे ये मोहम्मद लिखा रहा है, मैं उनको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली आप बोलें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछना ये था कि स्मॉल ब्रांड का क्राइटेरिया क्या है और हम टीम कैसे बनाएं, क्योंकि हम न्यूबीज़ हैं और ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, तो हम कैसे टीम बनाएं। और दूसरी चीज़, जो मेन चीज़ है कि स्मॉल ब्रांड का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। अच्छा देखिए, सीन इस तरह है कि स्मॉल ब्रांड के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, हमारा अपने चैनल के ऊपर भी, वो भी मैं आपके साथ लिंक शेयर करवा दूंगा। लेकिन मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ कि जिस ब्रांड की 200 से कम प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये एक स्मॉल ब्रांड है। ठीक है, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत वास्ट होती है, और उनकी 1000 के अंदर जो है प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो हमारा एक जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि अगर एक ब्रांड ऐसा है जिसकी जो है वो 100 से कम है या 150 तक है मैक्सिमम, या 200 तक चलें बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको स्मॉल में काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ हमने अमेज़ोन के ऊपर किस तरह चेक करनी होती है, वो हम किस तरह उसको जज करते हैं, वो किस तरीके से हम उसको एनालाइज करते हैं, या किस तरीके से हम उसको हंट कर रहे होते हैं, और जिसमें हमारी सेल स्नैपिंग भी आ जाती है मोस्टली। ठीक है, तो वो तमाम टेक्निक्स जो हैं वो लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। वो मैं लिंक आपके साथ शेयर करवा दूंगा, तो आप उसको फिर डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब अगर मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वो टाइम नहीं बच सकता ना। ठीक है, वो आधे 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 घंटे के लेक्चर्स हैं, तो उसमें आप प्रॉपर देख लेंगे। ठीक हो गया। और टीम आप किस तरीके से थैंक बिल्डअप कर सकते हैं। देखिए, टीम का सिनेरियो ये होता है कि होता बेसिकली इस तरह है कि मोस्टली ना ये जो टीम बिल्डअप करवाई जाती है वो करवाई जाती है जब आपका सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, और हमारी जो कोशिश होती है, जो हमारे तरीका कारता होता है, कोर्स के अंदर इसको करवाया जाता है, क्योंकि कोर्स के अंदर आते हैं 40-50 स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी वहीं से बनना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये हम खुद करवाते हैं। ठीक है, और ये कोर्स वालों की ही जिम्मेदारी होती है कि वो करवाया जाता है जहाँ से आप लोगों ने सीखा होता है। अब इसकी रीज़न क्या है कि मतलब कोर्स के क्यों ज़रूरी है करवाना। देखिए, अब फॉर एग्जांपल आप फिजिकल कहीं जा रहे हैं सीखने के लिए, ठीक है, वहाँ पर 4-5 लोगों के आपको ग्रुप बन जाता है, आप उनको जानते होते हैं, आप सब लोग बिल्कुल सेम लेवल पर होते हैं, आप सब लोग एक ही लेवल के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, शुरू से सारे सीख होते हैं, तो वहीं से ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है, फिर वहीं से स्ट्रेटजीज भी होती हैं और सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर आपका सवाल फिर ये होगा कि सर अब हम तो चले नहीं हो सका, वो तो हमारे से नहीं हो सका, अब हम इस लेवल पर हैं, अब हम क्या करें। तो अब आपको देखें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा इस सेंस में करनी पड़ेगी कि आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, आप चाहें तो एक ही वर्ष के जो आपने ग्रुप बना रखे हैं, आप यहाँ पर भी लोगों से पूछ सकते हैं कि जी मैं टीम बना रहा हूँ, कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता है। ठीक है, जो आपके साथ जुड़ना चाहता है, आप 5 का एक ग्रुप बना सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 4 से 5 मेंबर्स को आप रखें और उनके साथ टीम बनाएं। फिर ज़ाहिर है कि वो एक प्रॉपर जो ग्रूमिंग वाला सीन होता है, तो वो तो शुरू से करवाया जाता है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर एंड तक, यानी कि जो 2 से ढाई महीने का आपका एक पीरियड होता है, उसके अंदर तमाम एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, तो टीम जो है वो स्ट्रांग बनती है। ठीक है, लेकिन अब आप अगर इस लेवल पर करना चाहें तो फिर आप इस तरह एक एफर्ट करके देख सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल इस सेंस में होता है कि आपको अपने मिजाज के लोग मिलना मुश्किल होता है, थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको, लेकिन तरीकाकार यही होता है। ठीक है, मोस्टली अगेन मैं रिपीट कर दूँ कि ये चीज़ बनवाई जाती है, ये मेंटोर की जिम्मेदारी होती है बनवाना। और वो कब बनवाते हैं, वो बिल्कुल स्टार्ट से बनवाना स्टार्ट करते हैं जब उनका कोर्स की पहली क्लास होती है। ठीक हो गया। लेकिन अभी आप क्या ट्राई कर सकते हैं, वो वही है कि आप डिफरेंट पोस्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो आप फेसबुक पे करना चाहें फेसबुक पे कर दें ग्रुप के अंदर, या फिर आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पर आप पोस्टिंग करके पूछ सकते हैं कि जी मैं किस तरह मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और वो फिर प्रॉपर आप लोग उसको डॉक्यूमेंटेशन उसकी कर सकते हैं और आप उसको बना सकते हैं। यू सर, थैंक यू। ओके जी, हज़रत उस्मान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वी हैव फाउंड अ प्रोवेटेबल प्रोडक्ट हम्म। और जितनी भी स्टेट्स है वो बहुत बेस्ट है, लेकिन सिर्फ एक मसला है कि अगर सेलर्स मोर देन 50 या ये कह ले कि 70 हो, तो हाउ शुड वी कन्विंस अ क्लाइंट टू लॉक द डील। सॉरी, तो फिर बीट की जगह आपकी आवाज़ कर कर आई है। आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड किए, अब क्या सर करना है। मेरा सर स्टेट्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि सेलर्स ज़्यादा है, 50 प्लस है। हाँ तो हाँ। हम क्लाइंट्स को किस तरह कन्विंस कर सकते हैं कि डील लॉक करे। देखिए, आप क्लाइंट को ये बोलें कि 50 सेलर्स का कोई मसला होता नहीं है, अगर बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है तो बाय बॉक्स सबके पास रोटेट होगा, ये अमेजोन का रूल होता है। सेकंड चीज़ ये होती है कि कभी भी 50 में से जो 50 के 50 हैं वो एक्टिव नहीं होते, उनमें से 25 तो इनएक्टिव बैठे होंगे उस लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि वो जल्दी जाने वाले होंगे, किसी के पास 2-3 का स्टॉक होगा, उनको बेचने मिला, कुछ होंगे जो बहुत हायर प्राइस के ऊपर सेल कर रहे होंगे, जो लिस्टिंग के बिल्कुल एंड में होंगे, बाय बॉक्स उनके पास भी नहीं जाएगा। सो अगर आप लोएस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकाल कर बैठे हैं, अगर आपको लोएस्ट प्राइस के ऊपर भी प्रॉफिट आ रहा है, तो आपके लिए वो मसला है ही नहीं जो बाकी सेलर्स बैठे हुए हैं।
ठीक है? क्योंकि देखें लिस्ट बड़ी होने का मतलब क्या होता है कि वो नीचे-नीचे जा रहे हैं। नीचे क्यों जा रहे होंगे? उसकी 2 ही रीज़न होंगी। सबसे बड़ी रीज़न ये होगी उनकी उनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है? सो पॉइंट ये है कि आप उसको कन्विंस ये करके कह सकते हैं कि जी 50 तो कोई नंबर ही नहीं है, हमने 100-100 वालों को भी बेच रखी है प्रोडक्ट, बाय बॉक्स सबके पास रोटेट भी होता है, बाय बॉक्स आता भी है, फिर हम कम यूनिट के साथ जाएँगे शुरू में। तो बिल्कुल भी मसला इस चीज़ के हवाले से नहीं आने वाला। ठीक है? आप उनको इस तरह बोलकर कन्विंस कर सकते हैं। ओके जी, सना ओके जमाल सर, थैंक यू मैं सो मच आपको सर, अनम्यूट कर रहा हूँ, थैंक यू। काइंडली बोलिएगा। तो जी काइंडली आप लोग जो हैं वो अनम्यूट होने की जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर सकूँगा। आप काइंडली जो भी बोलना चाहते हैं आप लोग अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें और मैं आप लोगों को यहाँ से अनम्यूट कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अबीरा बान हूँ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो अभी लाइव एग्जांपल आपने बताई जिन्होंने क्लाइंट हंट किया है P1 की जो स्टूडेंट है, मैं खुद P2 की स्टूडेंट हूँ और सर मेरे ज़हन में सिर्फ ये सवाल इस वक्त आ रहा है कि अगर हमारे पास एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है तो उस पे क्लाइंट को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और उस सूरत में हम उनसे कितना टाइम पीरियड ले सकते हैं जिस टाइम पीरियड के अंदर हम उन्हें एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को हंट कर दें और उन्हें प्रॉफिट अर्न करके दे सकें। हुँ, हुँ। तो आपके ख्याल में कि हमें उनसे कितना टाइम मांगना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर हम आपको एक प्रोडक्ट हंट करके देंगे और आपका अकाउंट रनिंग में आ जाएगा और उसके बाद आप उसको प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। थैंक यू। जी, अच्छा देखिए इसका सिनेरियो इस तरह होता है कि क्लाइंट जो है ना ऑब्वियसली वो इसीलिए हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस भी कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश भी होती है कि हमने काम करना है कि हम पहले से ही प्रोडक्ट निकाल कर रखते हैं, ठीक है? लेकिन फ़र्ज़ ये कर लेते हैं कि चलो अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और आपका क्लाइंट आपको टाइम माँग रहा है या आपसे आपको क्लाइंट को टाइम माँगना है तो आपने उनसे कम से कम भी 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ उनको बोलना है, ठीक है? उनको लाज़मी बोलना है। आपने उनसे ये कहना है कि जी इतना टाइम जो है वो हंटिंग के अंदर लग जाता है। ठीक है, हो सकता है कि वो क्लाइंट पहले से काम कर रहा हो, पहले से ढूँढ रहा हो, काफ़ी टाइम से ढूँढ रहा हो, लेकिन आपने उसको सख्ती से बात कर देनी, क्लियर वर्ड में आपने उसको बोल देना है कि जी आप हमारे पास अब आए हैं। ठीक है, आप डेट नोट कर लें, टाइम नोट कर लें, हमारा टाइम इस वक़्त से स्टार्ट होगा और हमें कम से कम भी 1.5 मंथ चाहिए। ठीक है, अगर तो आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको लगता है कि हमें इतना टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम माँगा जाता है और इस टाइम में फिर आपको करके देना होता है। ठीक है? और लेकिन एक बेस्ट अप्रोच जो है वो यही है कि आपके पास पहले से प्रोडक्ट जो है वो होनी चाहिए। ठीक हो गया? ओके जी, ज़ीशान अली मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली बोलिएगा। और आई गेस ये हमारा आज के लास्ट पार्टिसिपेंट होंगे। हमारा जो है टाइम वो 15 मिनट है, 2-3 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट जो करनी है। सो इसलिए ज़ीशान अली आप लास्ट पार्टिसिपेंट हैं, काइंडली बोलिएगा। ओके, आई थिंक ज़ीशान जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस्मान किब्रियाई है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली बोलिएगा। सॉरी आपकी आवाज़ बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें।
हेलो। जी, उस्मान बोलिएगा। कोई नहीं, आई गेस शायद कोई नेटवर्क का इशू है। लोग आते हैं लेकिन जी उस्मान एंड ज़ीशान, अगर आप अवेलेबल हैं और आप पूछना चाहें तो काइंडली आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूँगा। ओके गाइस, आई गेस अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और ये चीज़ पॉसिबल होती नहीं है। तो कोशिश हमने ये की थी कि चलें 2-4 जितने पार्टिसिपेंट हैं अगर वो सवाल करते हैं तो उनके हो जाएँ। बाकी ये है कि हमारा जो टाइम टू टाइम जो है वो क्यू&ए सेशंस भी आते रहते हैं, ठीक है? और अब मैं टीम को ये कह दूँगा कि जब भी कोई क्यू&ए सेशन हुआ करेगा तो उसका लिंक आप सबके साथ शेयर हो जाएगा। क्यू&ए सेशन का पर्पज़ यही होता है कि आपने कोई भी सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है? ये वर्कशॉप होती है तो उसके अंदर बस लिमिटेड ही टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में आप लिमिटेड लोगों को ही ऑब्वियसली बुला सकते हैं, इतना पॉसिबल हो पाता है। तो हमारे पास 15 मिनट थे बेसिकली, और 15 मिनट जो है वो हमारे हो चुके हैं क्यू&ए के। सो अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि जी पीएल के लिए एक तो बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है और किस तरीके से आप जो है वो AQवर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, पीएल जो है वो बेस्ट मॉडल इसलिए है कि इसमें एक तो ये है कि अगर आपके पास क्लाइंट मिल जाता है, इसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा है ही नहीं, ठीक है? लाइक ये एक लॉन्ग टर्म में कभी ख़त्म ना होने वाला एक मॉडल है, ठीक है? और क्लाइंट मिलना, मैं हमेशा प्रेफर करता था होलसेल को, और अब भी करता हूँ। जो न्यूबीज़ होते हैं जो एंटर कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है, उनके लिए जो है वो बेस्ट होलसेल ही है, क्योंकि उसमें क्लाइंट बहुत ज़्यादा है। होलसेल के क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और फिर ये है कि उसके अंदर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के भी चांसेस आपके पास क्लाइंट आने के ज़्यादा होते हैं, और एलएलसी के भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग जो है वो पीएल भी करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग अगर पीएल को भी टेस्ट करना चाहते हैं, और आपको लाजमी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? अगेन रीज़न सेम ही है, क्योंकि आपको 90% चीज़ें जो है वो तो ऑलरेडी आती हैं, ठीक है? सो पीएल के लिए क्या है कि हमारा नेक्स्ट ईयर से प्लान है कि 2024 में देखें, एक जो बहुत बड़ी वजह होती है ना स्टूडेंट की नाकामी की, वो वजह ये होती है कि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। ऐसे ही है ना, क्लाइंट आपसे सबसे पहले आके क्या पूछता है कि जी आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, आपने किस अकाउंट के ऊपर काम किया हुआ है वो अकाउंट दिखाओ। ऐसा ही होता है ना। अब इससे अब होता क्या है कि यार एक जो नया बंदा है वो, क्लाइंट को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यार एक नया बंदा जो है वो बेचारा अकाउंट कहाँ से लेकर आ जाए, वो कहाँ से अपना 10 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखा जिसने अभी सीखा है, ठीक है? अब देखें, ये एक वीए के पर्सपेक्टिव से आप इस बात को देखेंगे तो ये बात ठीक भी है, ठीक है? मतलब आप अगर मतलब क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट के चक्करों में ना, वो तो कह रहा है कि मैं 10 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा, 30 लाख रुपए दूंगा, पीएल के अंदर अच्छा खासा पैसा लगता है, ठीक है? तो वो तो सही सोच रहा है देखा जाए कि जी आप मुझे एक्सपीरियंस दिखाओ, मैं ऐसे तो किसी नए बंदे को नहीं दूंगा ना। तो अगर आप वीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो भी ठीक कह रहा है कि मुझे काम मिलेगा तो मैं एक्सपीरियंस लेकर आऊंगा ना, ऐसे कहाँ से लाऊं एक्सपीरियंस? मतलब दोनों ही अपनी जगह ठीक है, हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसका हल क्या है? मसला ये आता है कि जी इसमें हल क्या है, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन ये है कि पीएल का मैंने ये सोचा है, ठीक है, जिसके ऊपर हम प्रॉपर काम भी कर रहे हैं, टीम काम कर रही है, कि स्टूडेंट को जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना है अकाउंट के ऊपर, ठीक है? अब वो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा कि हम लोग मतलब मेंटोर के साथ मिलकर पूरी टीम आ जाएगी उसके लिए, पूरी मैं भी हो सकता हूँ, मैम निदा भी हो सकती है, मैम उर्वा भी हो सकती है, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मिलकर ये काम करेंगे। और इसमें होगा क्या कि मेंटोर के अंडर 50 लोगों की या 50 से 60 लोगों की एक टीम काम करेगी, और वो सारे मिलकर कंट्रीब्यूट करके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, ठीक है, अकाउंट के ऊपर। बात समझ रहे हैं ना? उसके लिए अकाउंट बनाया भी जाएगा प्रॉपर, उसमें होगा क्या कि अकाउंट क्रिएशन भी होगी आपकी, सारा प्रोसेस सामने होगा आपके, ठीक है? अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, प्रोडक्ट हंटिंग करके उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाई जाएगी, उसका इस और वो एक्सेस जो होगी वो सबके पास होगी। मतलब वो अकाउंट सबका होगा, उसमें ये नहीं होगा कि उसमें किसी को दिखाया नहीं जा रहा, कोई चीज़ नहीं, वो सबके सामने एक एक चीज़ करके दिखाई जाएगी, एक एक चीज़ सबके सामने होगी। उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप मार्केट में जब आएंगे आप कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हैं कि मैंने पीएल की एक प्रोडक्ट लॉन्च की है,
ठीक है। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर क्या हम लॉन्च कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, क्या पैसा चाहिए होगा, तो उस चीज़ की टेंशन आप ना लें। ऑब्वियसली वहाँ पर आप कह लें कि हमारा एक्सपीरियंस काम आएगा और मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी उसकी बताऊंगा कि किस तरीके से हम बिल्कुल कम से कम बजट के अंदर, तकरीबन ना होने के बराबर, हम पूरी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे वहाँ से, और आप लोगों का क्या होगा वहाँ पे एक्सपीरियंस बनेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो आपका पूरा बिल्डअप होगा, पूरी उसकी वीडियोज़ आपके पास होंगी, वहीं से आपकी टीम भी बनेगी। और कल को जब क्लाइंट आएगा तो आपको ये झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, या आपको अगर ये बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंट आप फील नहीं करेंगे कि मुझे कुछ आता नहीं है। ठीक है, हम उसको प्रॉपर इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, उसको इस तरीके से लेकर चलेंगे कि हर बंदे का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है ना वो होना चाहिए। ठीक है, और वो जो लर्निंग होती है वो बहुत ही टॉप क्लास की होती है। ठीक है, और ये मैं किस तरह कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी जो शुरुआत थी वो इसी तरीके से ही की थी। पीएल की जो मेरी शुरुआत थी, ठीक है, अच्छा खासा नाकाम होने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप कामयाब हो जाते हैं फिर आपके पास टाइम ही टाइम होता है करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हैं। तो होलसेल के अंदर जब कामयाब हम हो गए थे, ठीक है, शुरू में 6-7 महीने हमने लगाए, नहीं हो सके कामयाब पीएल के अंदर। तो फिर बाद में हमने जब करना स्टार्ट किया तो फिर हमने इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हमने प्रोडक्ट का एक लॉन्च किया था। ठीक है, प्रॉपर हमने उसको लॉन्च किया था, और हमने वो प्रोडक्ट हमारी, मतलब तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर हमारी वो सेल आउट हो गई थी। प्रॉफिट नहीं आया था हमें उसके अंदर, क्योंकि हमने बहुत कम क्वांटिटी के अंदर परचेज़ किया, फिर हम उसको ब्रेक इवन पे किया। ठीक है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमने पीपीसी चलाई उसके ऊपर। ठीक है, प्रॉपर पूरी पीपीसी को समझा, किया, हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पज़ जो था वो काइंड ऑफ उससे कोई प्रॉफिट अर्न करना तो था नहीं। हमारा पर्पज़ क्या था कि देखो, आप लोग 40-40, 50-50 हज़ार रुपये का कोर्स कर रहे हो, क्या उसका कोई फ़ायदा है? आप खुद अपने अपने आप से पूछो, जिन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, जो लोग करते रहे, क्या आपको उसका कोई फ़ायदा हुआ है? नहीं हुआ उसका। ठीक है, 40,000 भी दिए, 50,000 दिए, 60,000 दिए, किसी ने भी आपको अकाउंट के ऊपर काम करवाया? कोई करवा ही नहीं सकता ना, उनको पता है कि किस तरह करवाएं, प्रोडक्ट कौन दिखाएगा आपको? ठीक है, वो टोटली क्या होता है, वो मनी जो होता है वो वेस्ट आपकी चली जाती है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है स्टूडेंट का, जब वो मार्केट में निकलता है तो उसके पास सिवाय ये कहने के जी मैंने स्लाइड्स को रट्टा मारा, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे कि हर बंदे का जो है वो एक प्रॉपर उसका जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, हैंड्स होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर होना चाहिए कि देखो मैंने ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट लॉन्च की थी और सक्सेसफुल एक लॉन्च मैंने कर रखी है। ठीक है, फिर जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन भी देती है, और आप ये कह सकते हैं कि वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। ठीक हो गया, सो हम लोग ये काम करेंगे। तो पीएल वालों के लिए ये है, और वो किस तरह मिलकर किया जाएगा वो फिर आपको उसी वक्त हम अनाउंस करेंगे। अच्छा, ए क्यू बस को ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ए क्यू बस को ज्वाइन करने का सिंपल जो है क्राइटेरिया वो ये है कि एक तो आपकी टीम जो है वो होनी चाहिए, लाइक अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी ठीक है, लेकिन फिर ये है कि आपको एटलीस्ट जो है वो सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक फील्ड के अंदर। लाइक अगर आप जो है वो लोगों को सिखा सकते हैं, ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप किसी भी स्किल के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास क्लाइंट है, आप अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ए क्यू वर्स, तो आप हमारी टीम का पार्ट बन सकते हैं। फिर ज़ाहिर है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों की क्या होगी और बाकी तमाम चीज़ें क्या होंगी, वो फिर वो आपको टीम उसी वक्त गाइड कर देगी, ड्यूरिंग इंटरव्यू या आफ्टर इंटरव्यू जो है वो गाइडेंस आपको मिल जाती है। लेकिन ज्वाइन करने का एक सर्टन क्राइटेरिया वो ये है कि एटलीस्ट आपको जो है वो किसी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लाखों कमा रहे हो, वो कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि पैसों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर कामयाब हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आप आगे ना सिर्फ लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बल्कि साथ ही तरीके से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेरा जो हमेशा से इख्तलाफ रहा है ना वो यही रहा है लोगों से, कि लोग खुद होते नहीं है, ठीक है, मतलब उन्होंने सीखा है अभी और वो सीख कर आगे सिखा रहे हैं। तो आप अगर एक रास्ते से गुजरे ही नहीं है ना, तो आपको नहीं पता कि इस रास्ते में कहाँ कहाँ पत्थर आने वाले हैं, और उन पत्थरों से किस तरह बचना है, रास्ते पर किस तरह चलना है, और मंजिल पर किस तरह पहुंचना है। वो बंदा वही बता सकता है जो गुजरा है, जिसने किया है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर आप लोग कामयाब हैं, लाइक जो लोग भी क्लाइंट हंटिंग में कामयाब हो गए हैं, क्लाइंट उनको मिल गया है, बेशक अभी आप काम स्टार्ट करें, आप स्टार्टिंग फेज में, नोट कोई मसला नहीं है, आप आ जाएं, आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया जो है, सर्टन क्राइटेरिया वो यही है कि आपका क्या है, आप एटलीस्ट कामयाब हों। अगेन, कामयाब होने का मतलब ये है कि आपके पास क्लाइंट हो, आप उसके साथ काम कर रहे हैं, बेशक आप इनिशियल फेज पर हैं, नो इशू, आप टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अकाउंट हैंडल कर रहे हो या आप काम कर रहे हो। ठीक है, वो जी सर, जिनको कुछ भी नहीं आता वो कैसे कोर्स कर सकते हैं क्यों से? देखिए, कोर्स जो है वो उसकी डिफरेंट जो अनाउंसमेंट्स हैं वो होती रहती हैं, पेज को आप फॉलो करेंगे या फिर आप अगर ग्रुप्स के अंदर हैं तो वहाँ पर जितनी भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी वहाँ पर आ रही होती हैं। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच
फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड इतने लंबे टाइम के लिए आप लोग कनेक्टेड हैं उसके लिए भी। और आई एम श्योर कि आज की जो हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि स्टूडेंट जो हैं उनको गाइड कर दिया जाए, उनके सामने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जाए। बेसिक हमारा पर्पस ये था कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो निकल कर सामने आ रही थी कि क्लाइंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, क्लाइंट हमारे पास नहीं है। या फिर हम अमेज़ोन सीखें या ना सीखें, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव बातें जो हैं वो सामने आ रही थी कि जी अमेज़ोन पता नहीं अब क्या होने वाला है और फ्यूचर रहा है या नहीं रहा है। फिर हम किस शॉपिफाई वगैरह सीखें या कौन सी और स्किल्स हैं जो हम सीखें, तो वो तमाम चीज़ें थी, ठीक है। और तो हमारी कोशिश यही थी कि इन तमाम टॉपिक्स को जो है वो टच कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल सके, आप लोगों को आइडिया हो सके कि आपका जो है आपके सामने कि किस तरह आगे चलना है, ठीक है, रास्ता क्या होना चाहिए और आप लोगों की डेस्टिनेशन जो है वो अल्टीमेटली किस तरह मिलेगी, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। कोशिश तो थी, ठीक है, ट्राई अपने एंड पर हमने बेस्ट ही किया है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ लर्निंग लाजमी हो, आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हुआ हो। एंड आई एम श्योर के जो है वो आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। अच्छा, सेकेंडली ये है कि अब क्यूएनए जो है ना, क्यूएनए उसके लिए हम अलग सेशन रखेंगे जिसमें आप लोगों को मैं लाइव लूँगा, क्योंकि क्यूएनए जो है वो हमारे चलते रहते हैं, कोर्स में भी चलते रहते हैं, वैसे भी इंटर्नशिप में भी क्यूएनए जो है वो आते रहते हैं, हर ग्रुप के अंदर ही आते हैं। एंड मोस्टली मसला ये है कि अक्सर जो है वो लोग जो ज्वाइन नहीं करते। एंड आई डोंट नो कि एक बड़ी अजीब चीज़ मैंने अच्छा देखी है, वो ये कि ग्रुप के अंदर अनाउंसमेंट हो जाती है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फेसबुक से देखकर आ रहे होते हैं, हालांकि वो ग्रुप के अंदर शामिल हैं। अब आई डोंट नो कि शायद आप लोगों ने ग्रुप्स को शायद म्यूट किया हुआ है, ठीक है, या फिर आप देखते नहीं है मैसेज, वो पता नहीं क्या सिनेरियो होता है। लेकिन आप ग्रुप को देखा करो, क्योंकि उसमें जो है वो एडमिन जो है वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ही कर रहे होते हैं और मोस्टली जो है वो Q&A की ही होती है, क्योंकि स्टूडेंट जो उनके काफ़ी सारे सवाल होते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक जो नया बंदा होता है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनको कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको समझ में नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि Q&A लेते रहें। मैम निदा भी वो सेशन करती रहती है, मैं भी करता रहता हूँ, मैं उर्वा हैं वो भी करती रहती हैं, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि वो आप लोग वहाँ पर हम जो है वो Q&A खुलकर कर सकते हैं, क्योंकि उसका पर्पज़ ही क्या होता है, सिर्फ सवाल जवाब लेना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ज़ाहिर है कि जो वर्कशॉप हो रही होती है तो उसका एक जो फॉर्मेट होता है वर्कशॉप का, वो यही होता है कि एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएँ और 15 मिनट का टाइम जो होता है वो बेसिकली होता है कि उसमें स्टूडेंट के जो है वो क्वेश्चन आंसर लिए जाते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ Q&A करना शुरू कर देंगे तो वो फिर बहुत लंबी बात चली जाएगी, वो तो फिर घंटों में बात चली जाती है, क्योंकि बेतहाशा सवालात होते हैं, ठीक हो गया जी। सो ओके जी, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने अगेन आप लोगों ने ज्वाइन किया। और अ, हमारी जो कोशिश है वो यही है कि प्रैक्टिकल जो है वो लोगों को देते रहें, ठीक है। और हमेशा से जो यही थी एक कोशिश, जिस पर्पस के लिए आप कह लें, जिस मकसद के लिए इस चीज़ को शुरू किया गया था, वो यही था कि स्टूडेंट जो है ना, मतलब इन द एंड आई नो कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ अपने टाइम को याद करके, बट आई बिलीव कि अपने रूट्स को जो है वो भूलना नहीं चाहिए। सो मुझे वो टाइम अपना याद है 6-7 महीने का, और वो शायद हमेशा याद भी रहेगा, जिसका जिक्र मैं हमेशा करता भी रहता हूँ, ठीक है, कि उसमें किसी ने ना सपोर्ट नहीं किया। मुझे जिस चीज़ का बड़ा अफसोस एक होता था ना, एक जिस चीज़ का बड़ा दुख होता था, वो यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि बहुत मेहनत करके आते थे, ठीक है। हम भी मेहनत कर रहे थे अपना पूरा, हम भी पूरी कोशिश करते थे कि हम मेहनत करें। सारे इतने सारे ड्रीम्स होते हैं, इतने सारे ख्वाब होते हैं जो आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं, ठीक है। तो हमारी भी वही उन्हीं ख्वाबों के साथ हम सब आए थे, हमने 3-4 साल पहले स्टार्ट किया। लेकिन इन द एंड हुआ क्या कि पैसे लेकर साइड पर वाला एक हिसाब था, ठीक है। कोई इतनी भी जहमत नहीं करता कि आपके एक सवाल का जवाब दे दे, ठीक है, प्रॉपर कोई आंसर कर दे। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग बस मतलब जाते थे किसी के पास, चाहे वो मेंटोर के पास जा रहे हैं, चाहे वो किसी सीनियर के पास जा रहे हैं, उनका टका सा एक जवाब था जी खुद करो, सिखा दिया बस करो। और वो सिखाने के नाम पर क्या करवाया था, सिखाने के नाम पर सिर्फ स्लाइड पढ़वाई थी, ठीक है, सिर्फ स्लाइड्स हमें सिखाई गई थी, जिनके हमसे 40-40 हज़ार रुपये लिए गए थे। कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ना प्रोडक्ट ना अकाउंट। आप अंदाज़ा इस बात से कर लें कि मुझे ये पता ही नहीं था कि सेलर सेंट्रल होता क्या है, कोर्स करने के बाद तक ये हमें नहीं पता था कि सेलर सेंट्रल क्या होता है, ठीक है। सो मुझे इस बेहिसी के ऊपर ना हमेशा गुस्सा आता था। मुझे ऐसा लगता है कि यार आप लोग ना ये नहीं समझते कि एक इंसान जब आपको ज्वाइन कर रहा है ना, मतलब आप ये तो सोचना है कि वो कितने ख्वाबों के साथ आ रहा है, वो कितनी उम्मीदों के साथ आ रहा है। और बाज़ बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनके बच्चे भी होते हैं, जो पूरी फैमिली वाली हैं,
वो फिर भी करना चाह रही हैं, वो फिर भी सीखना चाह रही हैं, ठीक है? और आप लोगों का मतलब यार आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका ये फ़र्ज़ बनता है बीइंग अ मेंटर कि आप सामने वाले बंदों को प्रॉपर गाइड करो, उसको समझाओ, ठीक है? लेकिन लोग नहीं करते और पता नहीं क्यों इस बात का एहसास नहीं करते कि ये कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ हो सकती है और लोग जो हैं वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ ये बात। आई डोंट नो कि आप लोग कितना इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं वो। क्योंकि घर वालों के सामने उन्होंने अपना दिखाया बताया हुआ होता है कि जी हम जा रहे हैं सीखने के लिए और फलाँ स्टूडेंट जो है वो कामयाब है, फलाँ बंदा जो है वो कामयाब है, ठीक है? तो माँ-बाप को भी उम्मीदें होती हैं। बाकी दोस्तों वगैरह को भी बता रखा होता है, उनको भी एक होता है कि अच्छा यार ये बंदा भी सीख रहा है, देखो फलाँ तो कामयाब हो गया, तुम लोग कामयाब नहीं हुए, फलाँ तो हो गया, आप लोग कामयाब नहीं हुए, ठीक है? वो चीज़ इंसान को टेंशन में ले जाती है, वो डिप्रेशन में ले जाती है कि यार हम क्या करें, हम ही कामयाब क्यों नहीं हो रहे, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ ही ऐसा मसला क्यों हो रहा है, शायद हम में कोई कमी है, इंसान ऐसा सोचता है, ठीक है? सो पॉइंट ये है कि इसका कौन जिम्मेदार है? मतलब यार आपने 40-50 हज़ार रुपये ले लिए और ख़त्म बस। मतलब आप ये तो सोचो कि वो बंदे ने कहाँ से मैनेज किया होगा। हर किसी के हालात नहीं होते, 40-50 हज़ार रुपये देना हर किसी के बस की बात नहीं होती यार। किसी ने उधार लिए होते हैं, किसी ने अपने जमा पूंजी में से निकाल कर दिए होते हैं, ठीक है? मतलब बहुत कुछ होता है ना, बहुत कुछ होता है। हर किसी के हालात बिल्कुल एक जैसे नहीं होते यार, अच्छे बुरे सबके होते हैं, ठीक है? लेकिन एहसास ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को कि कोई उनकी वजह से मतलब आपका फ़र्ज़ सिर्फ इतना बनता है कि जो आपके पास नॉलेज है वो आपने शेयर करना है, बस। वो भी आप पैसे लेकर कर रहे हो, फ्री में नहीं कर रहे और आप वो भी काम नहीं कर रहे। मेरा मसला हमेशा से ये रहा है, ठीक है? मुझे इख्तलाफ हमेशा से ये रहा है कि इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए ना यार, इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए, इतना तो दर्द आपके अंदर होना चाहिए ना कि एक बंदा आ रहा है, टाइम निकाल कर आ रहा है, धूप में आ रहा है, सर्दी में आ रहा है, ठीक है? वो प्रॉपर टाइम दे रहा है, वो पता नहीं कितने ख्वाब देख कर आ रहा है, कितनी उम्मीदों के साथ आ रहा है और आप लोग जो हैं वो करते ही नहीं हैं। सो बस यही था। तो अल्लाह ताला से हमेशा बस एक दुआ यही थी कि काश एक दफ़ा मौका मिल जाए, ठीक है? और एक दफ़ा अगर मौका मिल गया तो मेरे से जहाँ तक हो सकेगा, जितना मेरे से हो सकेगा, जो मेरे जैसे लोग हैं एंड आई बिलीव कि हम सब एक जैसे ही हैं, ठीक है? तो उनकी मैं जितनी मुझसे हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा, ठीक है? और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि मौका भी मिला और बहुत सारे अच्छे लोग भी मिल गए साथ, ठीक है? जिनको ऑफ़िस आप ऑलरेडी जानते हैं, मेरे ख़्याल में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और वो अच्छे लोग उन्होंने इस ड्रीम को ना सिर्फ वो साथ लेकर चल रहे हैं, बल्कि वो लोग साथ साथ जो हैं वो इस काम में साथ हैं भी सही, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के, ठीक है? और इन द एंड फिर मैं यही बोलता हूँ कि आपकी जो नीयत होती है ना वो बहुत मैटर करती है, ठीक है? आ, आपका जो फीलिंग्स होते हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपका खलूस होता है ना वो नज़र आता है लोगों को, ठीक है? और इस नीयत के साथ जब आप करते हैं तो कामयाबी बेतहाशा आपको मिलती है। सो इन द एंड आखिरी जो है वो बस यही एक शेर के साथ जो है वो इख्तिताम करूँगा कि शिकवे ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो बस इसी सोच के साथ जो है वो कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह कि वो शिकवे शिकवायतें तो एक तरफ लोगों के साथ, ठीक है? वो भी रहेंगी, ठीक है? और अवेयरनेस जो है वो देते रहेंगे, लेकिन अपने हिस्से का जो काम हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है? अपने हिस्से की जो शम्मा जला सकते हैं वो जलाएंगे। जितनी रोशनी जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक खुदा ने अब तक हिम्मत दे रखी है और आप जैसे लोग साथ रहे, जो कि मुझे यकीन है कि आप लोग रहेंगे भी सही, तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम आगे लेकर बढ़ते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, साथ रहेंगे। और मैं कम से कम अपने लिए और मतलब वादा कर सकता हूँ आप लोगों से कि जहाँ पर आप लोगों को मेरी ज़रूरत होगी, ठीक है? बिला झिझक किसी भी टाइम आप लोग जो है वो अप्रोच कर सकते हैं एंड आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है? बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है? जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ सो मैं करता रहूँगा, ठीक है? मैं अपना वो टाइम कभी भी नहीं भूला, मैं वो टाइम कभी भी नहीं भूलूँगा, ठीक है? मुझे एक चीज़ जो हमेशा वो मायूस करती थी, जो दिल दुखाती थी, वो यही थी कि यार कोई साथ नहीं है, बुरे टाइम में कोई साथ नहीं है, ठीक है? और कोई देता भी नहीं है। तो मेरे ख़्याल में फिर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश आप इसी अंदाज़ में कर सकते हैं
कि जब आपके ऊपर अच्छा वक्त है तो दूसरों की मदद कर दें, ठीक है। और इन द एंड आप लोगों से जो एक वादा चाहिए वो भी बस यही चाहिए कि अगर आप लोग कामयाब हो जाते हैं तो आपने आगे इस तरह करना है, आपने इस चीज़ को आगे लेकर चलना है, आपने दूसरों की मदद करनी है, ठीक है, जहाँ तक हो सकता है, जितना हो सकता है। ओके जी गाइस, थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद है कि जो है मिलते रहेंगे, इस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो करते रहेंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स और भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, तो वो हम उन टॉपिक्स को भी टच करते रहेंगे। एक्सपीरियंसेस जो हैं लोगों के वो लाते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारे सामने लोग आते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट और भी हैं, ठीक है, जो कि टाइम की अवेलेबिलिटी की वजह से थोड़ा सा रह गए थे, उनको भी हम कोशिश करेंगे अगले सेशंस में लेकर आएँ। जो अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर कर देंगे कि उनका रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह रहा है, ठीक है। और जैसे हमारे जो भी नए प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे वो भी हम सारे, कोई भी, तो वो भी हम आप लोगों के सामने उनको लाते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, कांटेक्ट करने का तरीका जो है वो इस तरह है कि आप एडमिन से बात करेंगे, शानज़ा के पास आप मैसेज कर सकते हैं, और शानज़ा जो है वो आपको वो आपका जो मैसेज होगा वो आपको डिलीवर कर देंगी। और जो स्टूडेंट हैं, कोर्स के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि वो किसी भी टाइम जो वो मीटिंग वगैरह अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सवालात वगैरह होते हैं वो आप भेज देंगे तो वो शानज़ा पहुंचा देंगे, उसके जवाब आपको विद इन 24 आवर्स जो है उसके जवाब मिल जाएंगे। बाकी Q&A सेशन जो होता है उसमें लाइव होता है, कि उसमें हमारी कोशिश होती है कि लाइव जो है वो स्टूडेंट को लिया जाए लास्ट में। उसमें आप जो जो आपका दिल करता है, जिस हवाले से आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ होती है, और ये है कि Q&A वो मुसलसल आ रहे होते हैं। और ये ख्याल रखिएगा अपना गाइस। अल्लाह हाफिज़।